तो हेलो भाई बंधुओं। तो इससे पहले अपन ने यार केमिकल काइनेटिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे चर्चा कर लिया है। आज जो अपन टॉपिक लेके आए हैं रिवीजन के लिए, वो हमारे पास कौन है? मोल कॉन्सेप्ट। तो जो पहला टॉपिक है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट, उस पर आप चर्चा करेंगे। तो अपन मोड वही होगा यार कि अपन रिवीजन के पर्पज से वीडियो बना रहे हैं, तो समरी के फॉर्म में मैं चैप्टर को आपको देने वाला हूँ, और लास्ट टाइम में अपन चल के पूरा पीवाईक्यू करके ये चैप्टर को फिर से अपने हाथ में कर लेंगे। तो देखो यार, जो एग्जाम अपना है ना, वो एग्जाम बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों से डील करता है। तो मैं बेसिक बेसिक चीज़ों से शुरुआत करूंगा, और फिर आप अपन चैप्टर की गहराई में चलेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और मोल पे बात करते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि पूरी केमिस्ट्री में जहाँ क्वांटिटी बेस्ड प्रॉब्लम आती है यार, क्वांटिटी बेस्ड कहने का मतलब है जब आपको दिया जाता है कि रिएक्टेंट इतना है तो प्रोडक्ट कितना होगा, या प्रोडक्ट इतना है तो रिएक्टेंट कितना होगा। जब क्वांटिटी बेस्ड प्रॉब्लम होती है ना यार, तो अपने पास दो कॉन्सेप्ट सामने निकल के आते हैं जो आंसर कर रहे होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है मोल कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बस उन्हीं कॉन्सेप्ट पे अपन को चर्चा करना है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मोल कॉन्सेप्ट कोई चैप्टर नहीं है यार, ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें सवाल बनाने का तरीका समझाता है कि सवाल कैसे बनेंगे। और अगर वो सलीका आपको सीखना है कि सवाल किस तरह बनेंगे, तो आपको सबसे पहले आखिर यही सीखना होगा कि मोल है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि मोल क्या होता है। तो कहा गया कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के जितने एटम होते हैं ना जनाब, वही क्या होता है? मोल होता है। 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के जितने एटम होते हैं वही मोल होता है। सबसे पहला सवाल माइंड में यही आता है कि यार मोल, आखिर मोल है क्या? तो 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के जितने एटम है वही मोल है। जैसे मैं बोलता हूं ना, तो सामने बैठा हुआ बच्चा कहता है कि सर फिर 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने एटम होंगे यार? 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने एटम होंगे? मैं आता हूं वहां पे, आपको बताता हूं कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने एटम होंगे। उससे पहले मैं डिफाइन कर दूं यार मोल को। तो लिखा गया है मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एंटिटीज। कहा जा रहा है कि ये मोल कुछ और नहीं है यार, ये सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने का एक तरीका है। मोल कोई चैप्टर नहीं, कॉन्सेप्ट है जो हमें सवाल बनाने का तरीका दिखाता है। एज देयर कार्बन एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। वही बात जो मैंने आपसे बोला था कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के जितने एटम होते हैं वही क्या होता है? मोल होता है। तो फिर आखिर 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने एटम आते हैं जनाब, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने लिखा दूसरी स्लाइड पे, हाउ मच एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने एटम होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने एटम होते हैं, उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं यार कि एनसीईआरटी लिखती है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक से हमें कार्बन के एक एटम का मास पता लगा। कार्बन के एक एटम का मास पता लगा कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने, ये रहा हमारे पास कार्बन 12 ग्राम। कार्बन का हमारे पास कितना? 12 ग्राम। और अगर कार्बन 12 ग्राम है तो ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा यार, बहुत सारे एटम है। बस ये 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के जितने एटम है ना, वही हमारे पास क्या है? मोल है। गिन लो। वैसा थोड़ी ना होता है यार, हम एटम बैठ के गिनेंगे कि हमारे पास 12 ग्राम में कार्बन के कितने एटम है। अब कर सकते हो। तो ये हमारे पास सिंपल रहा 12 ग्राम। बस मैं इसी में पता करना चाहता हूं यार कि हमारे पास ये 12 ग्राम में कार्बन के कितने एटम हैं। जितने एटम होंगे वही हमारे पास क्या होगा? मोल होगा। तो मैं आपको फैक्ट बता दूं यार, पहले मैं आपको ये बताऊं कितने एटम होते हैं, उससे पहले मैं फैक्ट बता दूं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक, और ये टेक्निक हमें ये बताती है कि कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा। तो हमें ये पता चला मास स्पेक्ट्रोमीटर कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कि कार्बन के एक एटम का मास जो होता है वो हमारे पास कितना होता है? 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। 23 ग्राम, ये हमारे पास एक एटम का मास पता चला। पूरा सिंपल का मास हमें पता है कितना है? 12 ग्राम। तो मैं कहूं कि अगर मैं नंबर ऑफ एटम निकालूं, तो नंबर ऑफ एटम निकाल सकता हूं क्या यार? नंबर ऑफ एटम, तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। हमें पूरे सैंपल का मास कितना पता है? 12 ग्राम, तो हमने रखा 12 ग्राम। और एक एटम का मास हमारे पास कितना है? तो 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। जब इसको हमने काटा पीटा ना यार, तो ये हमारे पास एक नंबर निकल गया, और वो जो नंबर निकल गया ना, वो नंबर हमारे पास कितना निकल गया? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसी को हमने क्या बोल दिया? मोल। और इसी को आगे चल के हमने बोल दिया अवोगाड्रो नंबर, एन। ये हमारे पास है यार। तो 12 ग्राम में हमें पता चल गया कि 12 ग्राम में आखिर कार्बन के कितने एटम है। तो 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के हमारे पास कितने एटम है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आपको अभी तक सुनने में लग रहा था कि मोल, मोल मतलब एक शब्द जैसा यार, लेकिन आज के बाद मोल महज एक शब्द नहीं है यार, मोल आज के बाद एक नंबर है।
और वो नंबर हमारे पास किसी का भी हो सकता है यार, कोई भी एलिमेंट्री एंटिटीज का हो सकता है, वो नंबर एटम का हो सकता है, वो मॉलिक्यूल का हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हो सकता है, वो किसी भी अदर एलिमेंट्री एंटिटीज का नंबर हो सकता है। तो मोल महज शब्द नहीं है, मोल नंबर है, और वो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इसी को जब मैं बोलता हूँ ना एक मोल, तो बच्चा इसी को बोलता है Na, अवोगाड्रो नंबर। और ये जो अवोगाड्रो नंबर होता है ना वो यही है, कहने सुनने के लिए इसको बोला जाता है अवोगाड्रो कांस्टेंट, लेकिन मैं हकीकत बता दूं आपको कि साहब ये हमारे पास जो कांस्टेंट है ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है यार कोई, इसकी वैल्यू एटॉमिक वेट स्केल पे डिपेंड करती है। आपने जितना बात की है ना वो कार्बन 12 के रिगार्डिंग बात की है, सारी की सारी बातें। तो ये जो एटॉमिक वेट की स्केल अपन बेस्ड है ना, वो कार्बन 12 पे बेस्ड है यार। जितनी भी कैलकुलेशन अपन ने किया है वो सारा का सारा किससे बेस बनाते हुए कार्बन 12 को। तो ये जो एटॉमिक वेट स्केल है ना वो अपन किस पे बेस्ड है, कार्बन 12 पे। अगर कार्बन 12 चेंज कर दो ना, एटॉमिक वेट स्केल चेंज कर दोगे ना, तो ये नंबर चेंज हो जाएगा यार। इसलिए कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है Na। इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके पूछा गया है कि Na चेंज हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये हमारे पास Na जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, कहने सुनने के लिए आप बोल देते हो इसको अवोगाड्रो कांस्टेंट। तो ये हमारे पास Na होता है यार। तो ये हमने बता दिया कि 12 ग्राम कार्बन में। तो ये एक्चुअल मोल में आपको बता क्या रहा है यार, मोल ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ नंबर को बता रहा है। अगर आप देखिए इसको ध्यान से, तो ये कलेक्शन ऑफ नंबर को बता रहा है कि मैं एक मोल बोलूंगा तो आप कहोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। जो इसको ऐसे समझो यार, मैंने आपसे कहा कि एक दर्जन, मैंने आपसे क्या बोला, एक दर्जन। जैसे मैं एक दर्जन बोलता हूं ना यार, आपके दिमाग में आ जाता सब, अच्छा एक दर्जन है इसका मतलब 12 है। ये जो दर्जन है ना यार, ये दर्जन अपन को क्या बता रहा है, ये एक कलेक्शन ऑफ नंबर को बता रहा है। मैंने कहा एक दर्जन बॉटल, तो जैसे मैं बोलूंगा एक दर्जन बॉटल, तो आप कहते हो सर अच्छा एक दर्जन बॉटल है इसका मतलब 12 बॉटल है, इसका मतलब क्या है 12 बॉटल। तो ये जो दर्जन है किसको बता रहा है, कलेक्शन ऑफ नंबर को बता रहा है। इसी तरह जब आपसे मैं बोलूंगा एक मोल बॉटल, तो आप कहोगे साहब अच्छा एक मोल बॉटल है इसका मतलब हमारे पास कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बॉटल। चलेगा भाई। तो मोल महज शब्द नहीं होता, मोल नंबर होता है, और वो कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मैं बोलता हूं एक मोल बॉटल, तो आप कहोगे Na बॉटल, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं Na, इसी को अपन क्या बोलते हैं Na बॉटल, Na बॉटल। चलेगा भाई। मैं आपसे बोल दूं कि एक मोल एप्पल, तो आप कहोगे साहब इसका मतलब हमारे पास क्या है Na एप्पल। तो कभी मोल दिख रहा होगा बॉटल का नंबर है, कभी मोल किसका नंबर है एप्पल का नंबर है, कभी मोल और किसी एंटिटीज का नंबर होगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मोल नंबर है, और वो नंबर कभी एटम का है, तो कभी मॉलिक्यूल का भी, कभी आयन का, कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मोल नंबर होता है यार। चलेगा। मैं आगे और आपसे इसी पे आगे लेक्चर लूं, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैं लिखा, मैंने कहा कि एक मोल CO2 है, मैंने आपसे लिखा कि एक मोल CO2। जैसे मैं लिखूंगा एक मोल CO2 है ना, तो आप जान रहे अच्छा एक मोल CO2 है इसका मतलब हमारे पास क्या है Na। अब ये CO2 क्या है यार, मॉलिक्यूल है, तो फिर जो मोल होगा वो किसका नंबर होगा, मॉलिक्यूल का नंबर होगा। तो आप लिखोगे Na मॉलिक्यूल, इसका मतलब हमारे पास क्या है Na मॉलिक्यूल। मैं चलो और क्वेश्चन में इसी में आगे चलता हूं। मॉलिक्यूल मैं आगे और चलो इसी में, मैं कहूं कि साहब एक मोल CO2 है, उसमें हमें कार्बन के एटम बताइए और ऑक्सीजन के एटम बताइए कि कार्बन के एटम कितने होंगे, ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे। तो आप सोचो कि साहब एक मोल CO2 इसका मतलब NaCO2, और CO2 क्या है मॉलिक्यूल है ना। अगर सोचो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता, ये एक मॉलिक्यूल होता, तो उसमें आपको कार्बन कितना दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन दिख रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल है, Na मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन, तो Na मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कितना होगा, Na एटम। चले। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करें, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है यार आपको, दो के। तो हमारे पास मॉलिक्यूल कितना है आज, क्या एक मॉलिक्यूल है क्या, दो नहीं, Na मॉलिक्यूल है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू Na। ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है मोल। जैसे मैं दूसरा और लिख दूं आपको, मैं कहूं कि हमारे पास क्या है 3 मोल पानी, 3 मोल H2O, 3 मोल H2O। तो आप कहोगे 3 मोल है इसका मतलब हमारे पास वाटर के कितने हैं 3 इंटू Na मॉलिक्यूल। एक मोल का मतलब क्या होता है Na, तो 3 मोल का मतलब क्या होगा 3 इंटू Na मॉलिक्यूल पानी। अब मैं आपसे पूछ लूं यार कि बताओ हमारे पास 3 मोल में, पानी के 3 मोल में बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। तो आप फिर से वही आ रहे हो कि साहब अगर सोचो ना कि हमारे पास पानी का एक मॉलिक्यूल होता, तो उसमें हाइड्रोजन कितने थे, दो। एक मॉलिक्यूल होता पानी का, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं, दो एटम दिख रहे हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं, दो। तो साहब हमारे पास कितना है 3 इंटू Na मॉलिक्यूल, तो इसमें कितना होगा 6 Na, कितना हो जाएगा 6 इंटू Na। दिख रहा होगा ना, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, दो, तो 3 इंटू Na मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा
6 × Na। इसी तरह एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एक है। हमारे पास आज एक मॉलिक्यूल नहीं, हमारे पास 3 × Na मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में एक, तो 3 × Na मॉलिक्यूल में 3 × Na एटम। भाई इसको इधर लिख रहा हूँ यार, बार बार आ जाए ये नहीं चलेगा। ये हमारे पास तो ऐसे एटम फाइंड करने होते हैं यार अपन को, कि एटम हमारे पास कैसे निकल के आएंगे। तो मोल के बारे में बताया हमने, आपको एटम के बारे में बताया कि एटम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारे पास तो याद रखना कि मोल महज शब्द नहीं होता, मोल नंबर होता है, और नंबर हमारे पास कभी एटम का होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है, अदर एलिमेंट्री एंटिटीज का होता है, किसी का भी हो सकता है यार। चलो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोल पे बात करते हैं। मैं मोल के कुछ आपको फार्मूले बताता हूं, तो अपन कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे। तो मैं आपको बोलूं कि दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल होगा, दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल होगा, तो उसका जो वेट होता है वो उसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है अगर वो एटम है, तो उसका वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है अगर वो मॉलिक्यूल है। तो वो यहीं पे लिखा गया है, एटॉमिक वेट ऑफ ये वेट है भाई, वेट ऑफ वन मोल, वेट ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू देयर एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट के बराबर, मॉलिक्यूलर वेट है तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। या तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूं ना यार, मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि साहब दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है तो एक मोल है। या फिर मैं ऐसे बोल लूं कि एक मोल है तो उसका वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, यही होगा ना। तो मैं आपसे बोलता हूं एक एक करके। मैं पहले आपसे बोलूं कि साहब हमारे पास वाटर के 18 ग्राम है। जैसे मैं कहूंगा ना वाटर के हमारे पास कितना है, 18 ग्राम, 18 ग्राम पानी। तो आप कहोगे अच्छा साहब 18 ग्राम है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक मोल। मैंने कहा कैसे बताया, तो आपने कहा अभी तो सर आपने बताया था कि अगर वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है तो एक मोल होता है। तो वेट 18 ग्राम है और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है, 18। तो वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, जिसका मतलब एक मोल है। मैंने कहा यार नहीं, 18 ग्राम नहीं है, मैंने कहा 36 ग्राम है। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर 36 ग्राम पानी है तो एक 36 होता, वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता, 18 होता तो एक मोल, तो 18 दूनी 36, दो, वेट मॉलिक्यूलर वेट के डबल है तो मोल भी कितना होगा, दो, दो मोल। चले भाई, इसी तरह मैं ऐसे बोलूं, नहीं भाई इतना भी नहीं, मैंने कहा कि साहब मान लो कि हमारे पास कितना है, 180 ग्राम पानी, 180 ग्राम, 180 ग्राम। तो आप कहोगे साहब इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, 18 होता, वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता तो एक मोल होता, तो आज कितना है, 18 धाम 10 टाइम, 10 टाइम है, वेट मॉलिक्यूलर वेट के 10 टाइम है तो मोल भी कितना होगा, 10 मोल। इसको अपन फील कर रहे हैं यार, मैं फार्मूले पे आऊंगा, लेकिन अभी अपन फील, जहां अपन फील कर सकते हैं फील करिए कि साहब अगर वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है तो एक मोल है, तो मैंने ये मोल निकाल लिया। चले अब आ जाओ हमारे पास, मैं कहूं कि अच्छा मुझे इस बात से ये इससे एक बात समझ में आ गई कि अगर कि दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का हमें क्या पता है, वेट पता है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट पता है, वेट कितना है 180, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है पानी का 18, तो हम उससे क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। देख लो रिलेट करके मोल निकाल दिएगा, वही मोल तो आया था ना 10। तो मैं फार्मूले की तरफ चलूं और यहां रिलेट करके फार्मूला बनाऊं ना आपके सामने यार, तो ये फार्मूला हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने इससे रिलेट करके एक फार्मूला बना दिया। मैंने कहा आज के बाद वेट का जो फार्मूला आ जाएगा पहला, वो हमारे पास क्या होगा, वेट अपॉन एटॉमिक वेट अगर एटम है तो, या फिर मॉलिक्यूलर वेट अगर मॉलिक्यूल है तो आज से मोल का हमने पहला फार्मूला बनाया कि साहब किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें वेट पता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट पता है तो हम उसका मोल निकाल लेंगे यार। चलेगा भाई इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमने पहला फार्मूला बना दिया, ये हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ था। चलो दूसरा और बातें करते हैं आगे। दूसरा अगर मैं कहूं फॉर गैसियस सब्सटेंस, फॉर गैसियस सब्सटेंस, फॉर गैसियस सब्सटेंस, और हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए यार, एनटीपी और एसटीपी। कोई गैसियस सब्सटेंस है और कंडीशन हमारे पास क्या है, एनटीपी एसटीपी। एनटीपी एसटीपी कहने का मतलब यार नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा हूं। तो कहा जाता है कि साहब एक मोल गैसियस सब्सटेंस के द्वारा जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है ना, एक मोल गैसियस सब्सटेंस के द्वारा जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है वो हमारे पास कितना होता है, 22.4। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज इक्वल टू 12.22.4 लीटर।
कहने का मतलब इतना है कि साहब अगर किसी भी गैसियस सब्सटेंस का 1 मोल होगा तो जो उसके द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है ना वो कितना होता है 22.4 लीटर। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके इर्द गिर्द CO2 टहल रहा है यार, और CO2 हमारे पास जो है ना वो हमारे पास कितना है 44 ग्राम। तो आप कहोगे अच्छा रिलेट करके, अच्छा सर CO2 का 44 ग्राम है, इसका मतलब उसका वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, इसका मतलब उसका 1 मोल है, और अगर उसका 1 मोल है तो उसके द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। वही तो कह रहा हूं यार। जैसे मैंने कहा कि आपके इर्द गिर्द ऑक्सीजन टहल रही है यार, और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है 16 ग्राम, तो आप सोचते अच्छा साहब O2 ऑक्सीजन टहल रही है, और अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, अगर वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता तो 1 मोल होता, वॉल्यूम कितना होता 22.4 लीटर, लेकिन ऑक्सीजन के है कितना 16 ग्राम। तो मैंने कहा यार वेट 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 32, वेट मॉलिक्यूलर वेट के आधा है तो मोल भी कितना होगा आधा। अगर 1 मोल होता तो वॉल्यूम कितना होता 22.4 लीटर, तो आधा मोल होगा तो वॉल्यूम कितना होगा 11.2 लीटर। देख लो बिना फील, इसीलिए मैंने कहा यार कि जब तक अपन फील कर सकते हैं फील करें ना, कहा कि अपन फार्मूले के चक्कर में पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास क्या है फील। तो चलो इसी को रिलेट करते हैं। मैंने कहा कि साहब 1 मोल है, तो आप कहोगे साहब अच्छा 1 मोल है तो इसका मतलब उसके द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना होगा 22.5 लीटर। चलेगा भाई बंधु। मैंने कहा 1 मोल नहीं यार, मैंने कहा 2 मोल है, तो आप कहोगे साहब 2 मोल है तो इसका मतलब है 2 मोल है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है 2 इंटू 22.4 लीटर। मैंने कहा यार 2 मोल भी नहीं है 10 मोल है, तो आप कहोगे सर 10 मोल है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, 10 मोल का मतलब हमारे पास क्या है 10 इंटू 22.4 लीटर। ये हमने रिलेट करके लिख दिया यार। अब हमें यहां से फिर से बात समझ में आ गई कि यार इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें क्या पता है वॉल्यूम पता है, किसी भी गैसियस सब्सटेंस का हमें वॉल्यूम पता है और उसको हम 22.4 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा। मैंने कहा कैसे, तो मैंने कहा यार ये वॉल्यूम ही तो है ना, ये सब्सटेंस का वॉल्यूम ही तो है। अगर ये रखा हमने वॉल्यूम कितना 10 इंटू और इसको डिवाइड कर दे कितना, तो ये हमारे पास कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा ना, तो मोल कितना था 10 ही तो था। तो हमें बात समझ में आ गई सर, अच्छा इसका मतलब हम वॉल्यूम के साथ भी मोल को रिलेट कर सकते हैं। तो हमने वॉल्यूम के साथ रिलेट करते हुए जो फार्मूला खींचा वो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह बन के आया यार। तो फार्मूला आया कि वॉल्यूम इसमें पता हो लीटर में, वो तुम हमारे पास किसमें हो वॉल्यूम हमारे पास, और कंडीशन क्या होनी चाहिए एसटीपी और एनटीपी, एसटीपी और एनटीपी। अगर ये कंडीशन है वॉल्यूम लीटर है उसको डिवाइड कर दिए किससे 22.4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा। मोल का दूसरा फार्मूला चमकता हुआ आपके नजरों के सामने यार चलेगा। ये हमारे पास 2 हो गया। अब चलो हमारे पास नंबर के साथ रिलेट कर लेते हैं यार, कि अगर क्वेश्चन में हमें कभी नंबर गिवन हो कि हमें नंबर दिया जाए तो अपन कैसे निकालेंगे, तो मैं नंबर के लिए भी बात करता हूं। व्हेन नंबर इज गिवन, अगर कभी हमें नंबर पता हो तो कैसे करेंगे, तो मैंने कहा यार नंबर के साथ तो अपन रिलेट ही कर सकते हैं ना। मैंने कहा 1 मोल, तो आप कहोगे साहब मोल क्या होता है एक नंबर होता है, और वो नंबर कितना होता है Na, या तो मैं लिख दूं 6.022 इंटू 10⁻23, या तो फिर मैं लिख दूं Na। तो मैंने कहा यार 2 मोल, तो आप कहोगे साहब 2 मोल इसका मतलब 2 Na, ये हमारे पास क्या है नंबर। मैंने कहा यार 2 मोल नहीं हमारे पास 10 मोल, तो आप कहोगे साहब 10 मोल इसका मतलब 10 इंटू Na। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है नंबर ही तो है ना यार, ये हमारे पास क्या है नंबर है। तो मुझे फिर से एक चीज समझ में आ गई कि अच्छा अगर हमें इसका मतलब है कि नंबर पता है और मैं उसको Na से डिवाइड कर दे तो भाई हमारे पास मोल आ जाएगा। जैसे ये नंबर कितना है 10 इंटू Na, ये एक हमारे पास नंबर है और उसको डिवाइड कर दे किससे Na से, तो Na से कैंसिल हो जाएगा, मोल कितना आ जाएगा 10। तो इसका मतलब हमें फिर से समझ में आ गई यार बातें कि यार इसका मतलब ऐसा भी होता है कि अगर हमें नंबर पता हो और उसको हम डिवाइड कर दें किससे नंबर मोल, गिवन नंबर अगर हमें नंबर मालूम हो और उसको हम डिवाइड कर दें किससे Na से, तब पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा। तो आज के बाद मोल के 3 फार्मूले आपके स्क्रीन पे, कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का वेट पता हो और उसका मॉलिक्यूलर वेट पता हो या एटॉमिक वेट पता हो तो हम फार्मूला लगाएंगे वेट अपॉन एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट, मोल निकालेंगे। दूसरा अगर हमें वॉल्यूम पता हो तो हम डिवाइड कर देंगे 22.4 से और मोल निकाल लेंगे। और अगर हमें किसी का नंबर पता हो तो हम लिखेंगे गिवन नंबर अपॉन Na और हम क्या निकाल लेंगे मोल निकाल लेंगे। ये मोल का फील था जिसे हमने आपको फील कराया यार। चलेगा भाई, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हमारे पास मोल का फील था, तो अपन ने फील किया कि मोल होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोल के बारे में हमने बताई। चलेगा, अब आगे चलते हैं यार। ये तो मोल था, हमने मोल के बारे में आपको बताया। अब आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ टर्म की बात करते हैं। जब हमारे पास चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो नए नए टर्म आते हैं यार चैप्टर में, और टर्म हमारे पास उन्हीं मोल कॉन्सेप्ट भी जब स्टार्ट होता है ना तो चैप्टर कुछ टर्म के साथ हमारे पास सामने आता है, कुछ नए नए टर्म निकल के आते हैं, तो उन्हें टर्म पे चर्चा करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास लिखा है ना वो क्या लिखा है
सम रिलेटेड टर्म, उसमें क्या लिखा है हमारे पास, पहला एटॉमिक मास। पहला हमारे पास कौन सा है, एटॉमिक मास। नाम ही बता रहा होगा यार, एटम का मास। वैसे तुम नाम से पता नहीं क्या क्या जान जाते हो, तुम नाम क्या, नाम तो छोड़ दो, तुम तो चार ढाल से पता नहीं क्या क्या समझ जाते हो, क्या क्या बता देते हो। ये तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। और एटॉमिक मास का मतलब, हाँ भाई, तो एटॉमिक मास का मतलब है हमारे पास क्या, एटम का मास। एक एटम के मास की बात कर रहा हूं, तो एक एटम के मास की अपन बात करें, वो एटम जो आपकी इर्द गिर्द टहल रहा है, जो आपके आसपास भटक रहा है, उस एक एटम का मास आपको फाइंड करना है, जिसको आप देख नहीं पाते हो, फील नहीं कर पाते हो, उस एक एटम का मास आपको फाइंड करना है। सोचिए, जिस एटम को आप देख नहीं पा रहा हो, वो ऑक्सीजन का जो एटम, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपके इर्द गिर्द टहल रहा है, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, फील नहीं कर पा रहे हो, उसका आपको मास बताना है यार, कि उसका मास क्या होगा। तो अब ये पॉसिबल थोड़ी ना है यार कि एटम टहल रहा है, मैंने एटम को पकड़ा और पकड़ने के बाद तराजू पे रखा, मैंने कहा भाई चलो अपना मास बताओ। तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना यार। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा यार। जिस तरह स्टैंडर्ड मास को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड बनाया है किलोग्राम ग्राम का, हम बनिए की दुकान पे जाते हैं और बनिए से कहते हैं भाई हमें शुगर चाहिए, हमें चीनी चाहिए, तो क्या करता है वो, जो स्टैंडर्ड बनाया हो ना ग्राम किलोग्राम का, एक तरफ रखता है और एक तरफ शुगर रखता है, और दोनों को मापता है, और जब दोनों बराबर हो जाता है तो आपको तौल के दे देता है, भाई ले जाओ आपका 1 किलो हो गया। तो सोचो ना कि अगर वो स्टैंडर्ड ना होता तो आप जाते और आप कहते कि हमें इतना चाहिए, तो फिर कैसे मेजर करते। तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ा। जिस तरह मास को मेजर करने के लिए आपने स्टैंडर्ड बनाया, और वो स्टैंडर्ड बनाने के बाद आप बनिया की दुकान पे पहुंचे, आपने कहा कि हमें शुगर चाहिए, वो बनिया एक बाट उठाता है, एक तरफ रखता है और एक तरफ शुगर रखता है, जब दोनों बराबर हो जाता है तो आपको तौल के दे देता है 1 किलो हो गया। उसी तरीके से आज हमें एटम के मास को मेजर करना है, उसी तरह हमें से एटम के मास को मेजर करना है। और अगर एटम के मास को मेजर करना है तो साहब हमें स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी। बिना स्टैंडर्ड के हम एटम के मास को मेजर नहीं कर सकते, तो हमने स्टैंडर्ड जो बनाया वो स्टैंडर्ड बनाया एमयू। एमयू, एमयू सुनने और कहने के लिए आपको लग रहा होगा कुछ बड़ा सा, कुछ तूफानी सा, लेकिन मैं आपको बता दूं एमयू का मतलब कुछ नहीं होता यार। एमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटम के मास को मेजर करने की जो यूनिट होती है ना, उसी को आपने क्या बोला, एमयू। ये एमयू होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बताऊं कि कहा जाता है कि 12 ग्राम कार्बन, वो कार्बन का जो एक एटम था, 12 ग्राम कार्बन में कार्बन का जो एक एटम था, उस एक एटम का 1/12 पार्ट था, उसी को हमने निकाला, उसी को निकाल के हमने क्या बोल दिया, एमयू। जैसे मान लो कि ये कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, इसमें से मैंने 1/12 पार्ट पकड़ा और पकड़ने के बाद ये निकाला, और निकालने के बाद ये, इसी को हमने क्या बोल दिया, एमयू। यही हमारे पास क्या है, एमयू। ये हमारे पास स्टैंडर्ड बन गया। अब स्टैंडर्ड बन गया और हमने लिया तराजू, और तराजू लेने के बाद हमने एक तरफ रखा स्टैंडर्ड जो अपना बनाया था, और एक तरफ रखा एलिमेंट जिसके एटॉमिक मास को मेजर करना था। हमने इधर रखा एमयू, और जब हमने इधर एमयू रखा, इधर हमने एमयू रखा और इधर हमने किसी भी एलिमेंट को रखा, तो हमने देखा कि साहब कौन कार्बन के 1/12 पार्ट के एमयू के कितना हैवियर आएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। यही लिखा गया है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम दैट हाउ मेनी टाइम द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक साहब, 1/12 पार्ट के कौन कितना हैवियर है, कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट के कौन कितना हैवियर है, वो इसका क्या होता है, एटॉमिक मास। जैसे मैं इधर कहूं कि मैं इधर रख दूं हमारे पास क्या, नाइट्रोजन। जैसे मैंने इधर नाइट्रोजन रखा, तो नाइट्रोजन रखते ही हमें इधर एमयू के 14 पार्ट रखने पड़े यार, एमयू के 14 पार्ट रखने पड़े, तब हमारे पास दोनों जाके बराबर हुआ। मैंने कहा जाओ आज के बाद नाइट्रोजन का हमारे पास मास कितना है, 14 एमयू, 14 एमयू। इसी तरह जितने भी एलिमेंट थे सबके हमने मास को फाइंड किया और पीरियोडिक टेबल में हमने क्या कर दिया, जमा दिया सबको। ये हमारे पास ये दिया। लेकिन जिस मास को आप बोल रहे हो ना यार, जैसे मैं बोलता हूं नाइट्रोजन, तो बच्चा कहता है 14 एमयू, लेकिन जिस मास को आप 14 एमयू बोल रहे हो ना, वो तो नाइट्रोजन का एक्चुअल मास है ही नहीं यार। नाइट्रोजन के एक्चुअल मास की बात करते हो तो ग्राम किलोग्राम में बताइए, नाइट्रोजन का एक्चुअल मास हमारे पास ग्राम किलोग्राम में आएगा यार, ना कि हमारे पास किसमें, एमयू में। एमयू का मतलब है तो आप तो कार्बन से रिलेट करके बता रहे हो, ये तो इसका कंपैरेटिव मास है, रिलेटिव मास है, इसका एक्चुअल मास थोड़ी ना है यार। ये तो आप ये बता रहे हो कि नाइट्रोजन कार्बन के 14 टाइम हैवियर है, कार्बन के 1/12 पार्ट के 14 टाइम हैवियर है, इसलिए इसका मास कितना है, 14 एमयू। क्या इसका एग्जैक्ट ये एक्चुअल मास है क्या, नहीं, ये तो रिलेटिव मास है, कंपैरेटिव मास है। आप तो कार्बन से रिलेट करके बता रहे हो, आप एक्चुअल मास के बारे में बात नहीं कर रहे हो। तो फिर सवाल आता है कि सर एक्चुअल मास कैसे फाइंड किया जाए, एक्चुअल मास कैसे बताया जाए कि हमारे पास नाइट्रोजन का एक्चुअल मास कितना है। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं है, ये एमयू को ग्राम में फाइंड कर लो, ये एमयू जो ग्राम में होगा वो एमयू की जगह ग्राम में रख देना, हमारे पास क्या आ जाएगा, मास। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल मास आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक्चुअल मास की बात करते हैं। तो ये हमारे पास पहला था एटॉमिक मास। तो फिर सवाल आता है कि सर ये फिर एमयू ग्राम में होता कितना है यार,
एमयू ग्राम में कितना होता है। तो मैं आता हूं उस पे एमयू ग्राम में कितना आता है, वो एमयू के बारे में आपके स्लाइड पे लिखा हुआ है चमकता हुआ कुछ, इनके बारे में देख लेना। एमयू दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट, ये एटम के मास को मेजर करने की यूनिट है। इट इज मेजर टू एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। और कहां पे यूज करते हैं हम, एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए यूनिट को यूज करते हैं। और ये होता नहीं कुछ, ये हमारे पास क्या होता है, इट इज 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट जो होता है उसी का अपन ने क्या बोला है, एमयू बोला है, एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये हमारे पास एमयू के बारे में लिखा है कुछ, उसके बारे में देख लेना। अब बात सवाल आता है कि साहब हमें एक्चुअल मास फाइंड करना है, तो फिर हम करें क्या। तो हमने कहा यार वो एमयू को अपन क्या कर लेंगे, ग्राम में फाइंड कर लें, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, एमयू। बात आती है कि सर फिर ये एमयू ग्राम में होता कितना है यार, तो चलो मैं दिखा देता हूँ यार तुम्हें। तो मैं कहूँ कि साहब अभी भी तुम पढ़ चुके होगे कार्बन के एक एटम का मास। तो आपने कहा था कि साहब मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक से हमें यह पता चला था कि साहब जो मास होता है कार्बन के एक एटम का, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होता है वो हमारे पास कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यही होता है ना भाई। ये हमारे पास, हमें तो एक एटम का मास नहीं चाहिए यार। हमने क्या बोला था, एमयू को क्या बोला था कि कार्बन के एक एटम का 1/12 पार्ट, तो फिर वो 1/12 पार्ट की बात करो ना, तो एक एटम का मास कितना है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो साहब 1/12 पार्ट का मास कितना होगा, तो अपन कहेंगे 1/12 पार्ट, इसका मास कितना होगा, तो आप कहोगे साहब 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23। इसको जब हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आया 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हमारे पास कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया, एमयू ग्राम में। जो ये हमारे पास 1/12 पार्ट था, इसी को तो हमने क्या बोला था, एमयू। इसी को तो हमने क्या बोला था, एमयू। इसका मतलब एमयू हमारे पास ग्राम में कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻23। अब नाइट्रोजन या किसका, नाइट्रोजन का एक्चुअल मास बताना चाहते हो, ये रहा हमारे पास 14, ये रहा हमारे पास क्या 14, और एमयू की जगह क्या रख देंगे, ग्राम। और ग्राम कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24। सॉल्व करोगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल मास। इसका देखने का दूसरा भी नजरिया है यार, इसका दूसरा भी नजरिया है, इसको Na से भी रिलेट करते हैं। तो मैं दूसरा दिखा रहा हूं आपको। ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि 12 ग्राम कार्बन है, तो आप कहोगे साहब जैसे मैं बोलता हूं ना 12 ग्राम, तो बच्चा चिल्ला के कहने लगता है सर 12 ग्राम है, इसका मतलब एक मोल है, एक मोल है इसका मतलब Na एटम है। ये तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। जैसे मैं बोलता हूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन, जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास क्या है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो बच्चा कहता है 12 ग्राम है, इसका मतलब हमारे पास सर एक मोल है, और एक मोल है तो इसका मतलब हमारे पास कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। और इसी को अपन ने क्या बोला था, इसी को अपन ने क्या बोला था, Na भी बोल सकते हो, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, NO भी बोल सकते हैं ना, Na एटम। तो मैं इसी को उल्टा रिलेट कर रहा हूं यार। इसका मतलब सर Na एटम का मास, Na एटम का मास हमारे पास कितना है, तो आप कहोगे साहब Na एटम का मास हमारे पास कितना है, 12 ग्राम। कितना है, 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा, तो आप कहोगे साहब एक हमारे पास एटम का मास कितना होगा, 1/12 Na, सॉरी 1/Na। ये हमारे पास ये हमारे पास ऐसे यार कि Na ग्राम का हमारे पास मास कितना है, 12 एटम, तो एक का कितना होगा, 12/Na, 12/Na ग्राम। हमें एक एटम का थोड़ी ना चाहिए यार, हमें एक एटम का थोड़ी ना चाहिए, हमें तो 1/12 पार्ट का चाहिए। तो फिर 1/12 पार्ट का निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो एक एटम का मास कितना, तो 1/12 पार्ट का कितना आएगा, तो कहोगे 12/Na इंटू 1/12। यहां से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जब इसको काटो पीटोगे तो हमारे पास बन के आ जाएगा 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम। ये देख लो हमारे पास ऐसे भी लिखा जाता है 1/। तो एमयू का रिलेशन आ गया यहाँ से कि जो एमयू होता है ना यार, वो एमयू जो होता है, जिस एमयू को आप बोल रहे थे एटॉमिक मास यूनिट, वो ग्राम में कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 बोल लो, या फिर इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, 1/Na ग्राम। अब आप चिपकाना चाहते हो चिपका दो। ये जो अपन ने बोला था ना 14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻14, उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/Na ग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया, तो हमने फाइंड कर लिया, और फाइंड करने के बाद हमने निकाल दिया कि एमयू ग्राम में कितना होता है। तो ये हमारे पास एमयू ग्राम में निकल के आ गया यार, चलेगा भाई।
तो यहाँ तक हमने एमयू के बारे में बात कर ली यार, ये एमयू निकल के आ गया और एमयू को हमने ग्राम में फाइंड कर लिया। अब हमें जिसका भी एक्चुअल मास फाइंड करना होगा हम ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर लेंगे, मास निकाल लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास और कुछ टर्म आता है, जो नया टर्म आपके सामने निकल के आया वो हमारे पास क्या आता है, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है जब हम एटॉमिक मास को लिख देते हैं ग्राम में तो क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो बच्चा कहता है कि सर फिर ये मुद्दा ये नहीं है कि हम ग्राम एटॉमिक मास को जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में लिख देते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। मुद्दा ये आता है कि साहब आखिर क्यों ग्राम एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिख देते हो, एटॉमिक मास को अपन क्यों ग्राम में लिख देते हैं, मुद्दा तो ये है ना। तो चलो हमारे पास मैं कहूं कि नाइट्रोजन हमारे पास, नाइट्रोजन के एक एटम, नाइट्रोजन का एक एटम, अगर एक एटम है नाइट्रोजन का तो एक एटम का हमारे पास मास कितना हो गया, तो आप कहोगे साहब एक एटम, इसका मतलब हमारे पास कितना होगा 14 mu। एक एटम का मास कितना होगा 14 mu। मैंने कहा एक एटम नहीं है यार, हमारे पास कितने बहुत सारे एटम है, हमारे पास बहुत सारे एटम है, ये हमारे पास ढेर सारे एटम बन के आए हैं यार। ये एटम कितने हैं, Na, पहले एक एटम, तो Na एटम का मास कितना होगा, तो आप कहोगे साहब एक एटम मास 14 mu, तो इसका हमारे पास कितना हो जाएगा Na इंटू 14 mu। ये रखा हमने Na कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये रखा हमने 14 और इधर रखा हमने एमयू ग्राम में 1.67 इंटू 10 की पावर -24। और जब यहां से हमने सॉल्व किया ना यार, यहां से हमने सॉल्व किया ग्राम और सॉल्व किया तो हमारे पास दोनों कट पीट के हमारे पास कितना आ गया 14 ग्राम। तो बस काम की इतनी सी बात है कि जब आप बोल देते हो ना कि 14 mu, इसका मतलब आप बताना चाह रहे हो कि नाइट्रोजन के एक एटम के मास की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप 14 ग्राम बोल देते हो ना तो ये एक एटम का मास नहीं रहा यार, ये हमारे पास कितने हो गए Na एटम का, वो हमारे पास एक एटम, मैं आपसे बोलूं 14 mu तो आपको एक एटम का मास। ये क्लियर कर लेना अच्छे से यार, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टर्म है, यही सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, समझ में नहीं आता ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है। तो साहब जब 14 mu एक एटम का मास, लेकिन अगर मैं इसी को बोल दूं 14 ग्राम तो इसका मतलब होता है ये एक मोल एटम का मास है। जब 14 ग्राम लिख दोगे ना तो एक्चुअल में वो एक एटम का नहीं रहेगा यार, वो हमारे पास कितना हो गया एक मोल एटम का मास। तो 14 ग्राम का मतलब होता है एक मोल एटम का मास और 14 mu का मतलब होता है एक एटम का मास। तो क्लियर कर लेना अच्छे से कि हमारे पास ये ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ये हमारे पास है यार। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, अगर जैसे मैं कहूं CO2 है, CO2 और उसके हमारे पास कितना है 44 mu, तो आप कहोगे, अब मैं लिख नहीं रहा हूं यार, अब मैं बता दे रहा हूं डायरेक्ट, अगर 44 mu है तो आप कहोगे साहब इसका मतलब है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, CO2 का एक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं लिख दूं किसी को 44 ग्राम, अगर मैं 44 ग्राम लिख दूंगा तो आप कहोगे साहब एक मोल मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 14 mu एक मॉलिक्यूल, 14 ग्राम एक मोल मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये दोनों टर्म थे, आपको बता दूं। हाँ और आपको बता दूं यार, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिख के आता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन लिखा रहता है 1 ग्राम एटम। अगर ग्राम एटम लिखा जाए, कहीं पे ग्राम एटम लिख दिया जाए तो ग्राम एटम का मतलब होता है कि हमारे पास मोल की बात कर रहा हूं। जैसे मैं लिख दूं 1 ग्राम एटम तो इसका मतलब होता है कि एटम के एक मोल है, 1 ग्राम एटम, ये हमारे पास क्या है एटम के मोल। लेकिन मैं लिख दूं 1 ग्राम ऑफ एटम, इसका मतलब एटम का 1 ग्राम है। दोनों में डिफरेंस है यार, ये दोनों को डिफरेंस करके रखना क्योंकि फिर कंफ्यूज करेगा बाद में। जैसे बोला जाए 1 ग्राम एटम, इसका मतलब एटम के 1 मोल, 1 ग्राम ऑफ एटम, इसका मतलब एटम का 1 ग्राम है, चलेगा। ये भी कंफ्यूज करता है, तो ये पॉइंट भी याद रखना कि हमारे पास क्या होता है ग्राम, क्या होता है ग्राम एटम और क्या होता है ग्राम ऑफ एटम। ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी से के बारे में थी, उसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा किया। अब आगे चलते हैं, दुनिया में और बहुत सारी चीजें हैं भाई, उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वेपर डेंसिटी। तो जैसे मैं वेपर डेंसिटी बोलता हूं ना तो बच्चे के जहन में आ जाता है सर अच्छा वेपर डेंसिटी, इसका मतलब वेपर की डेंसिटी, क्योंकि नाम सुनने में लग रहा होगा ना वेपर डेंसिटी, इसका मतलब वेपर की डेंसिटी जो होती है वही हमारे पास क्या कहलाती है वेपर डेंसिटी। मैं आपको बता दूं यार कि ये इसके नाम में डेंसिटी जरूर है, लेकिन हमारे पास डेंसिटी नहीं, डेंसिटी का रेशियो होता है। क्योंकि जब डेंसिटी आती है तो हमारे पास मास बाई वॉल्यूम की बात करते हो, यूनिट की बात करते हो कि हमारे पास किलोग्राम या फिर हमारे पास क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हो। जब भी बात करते हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं अपन, ये हमारे पास। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास ये डेंसिटी जो है ना, देखो वैसे डेंसिटी हमारे पास बहुत मास बाई वॉल्यूम होती है, लेकिन आज अपन डिफरेंट डेंसिटी पे बात करें। एक हमारे पास क्या आती है वेपर डेंसिटी, दूसरा हमारे पास जो आती है वो हमारे पास क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी, और तीसरा हमारे पास आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसमें से मैं एक बता रहा हूं आपको वेपर डेंसिटी। कहा जाता है जब किसी भी गैस की डेंसिटी अपन हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं ना, वही हमारे पास क्या हो जाती है वेपर डेंसिटी।
किसी भी गैस की डेंसिटी जब हम हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी की रिस्पेक्ट में लिख देते हैं तो वही हमारे पास क्या हो जाती है, डेंसिटी। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं यार, तो डेंसिटी होता क्या है, तो आप कहोगे साहब डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी होता है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन वेपर डेंसिटी, ये डेंसिटी नहीं, डेंसिटी का रेशियो है यार। और अपन किसकी रेशियो लेते हैं, तो कहा जाता है डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हम हाइड्रोजन गैस, किसी भी गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं तो वही हमारे पास क्या बन जाता है, वेपर डेंसिटी। अब आ जाओ, डेंसिटी लिखा है और डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मैं कहूं कि ऊपर भी हमारे पास क्या है, मास, नीचे भी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। इधर हमारे पास नीचे भी मास, ऊपर भी हमारे पास वॉल्यूम। अगर मैं आपसे बोल दूं कंडीशन हमारे पास स्टैंडर्ड है, एसटीपी और एनटीपी है, कंडीशन हमारे पास स्टैंडर्ड है एनटीपी, और मोल हमारे पास कितने हैं, 1 मोल है। तो आप जानते हो कि साहब गैसीय सब्सटेंस का 1 मोल होता है, तो उसका वेट, उसका वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। तो 1 मोल हो तो वॉल्यूम 22.4, वॉल्यूम 22.4 कैंसिल हो जाएगा। कंडीशन एसटीपी रखे हो ना, स्टैंडर्ड मान रहा हूं, मोल 1 मोल मान रहा हूं, तो हमारे पास वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, नीचे हमारे पास क्या बचेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहां से जब अपन वेपर डेंसिटी का फार्मूला निकालते हैं ना, ये हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हमारे पास वेपर डेंसिटी का फार्मूला आ जाता है। क्या आपके सामने चमकता हुआ वेपर डेंसिटी, क्योंकि वेपर डेंसिटी अपन मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे जब अपन आएंगे मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने पे, तो वहां पे अपन इसको यूज करेंगे यार। चले, ये हमारे पास क्या हो गई, वेपर डेंसिटी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे साहब। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट परसेंट कंपोजिशन। तो नया टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और वो टर्म हमारे पास क्या है, परसेंट कंपोजिशन। तो देखो आज तक क्या इसका एक्चुअल आइडिया क्या है, इसका एक्चुअल मेन आइडिया क्या है, और अपन किस तरह फील करते हैं यार, उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा परसेंट कंपोजिशन, इसको बोला जाता है वेट परसेंट, वेट परसेंट भी बोला जाता है, और परसेंट कंपोजिशन की बात करते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर हमें किसी भी एलिमेंट का परसेंट निकालना है, किसी भी वो जो हमारे पास कांस्टेंट एलिमेंट है, ये हमारे पास एक सिंपल है, इसमें जो कांस्टेंट एलिमेंट है उन कांस्टेंट एलिमेंट का मैं परसेंट निकालना चाहता हूं। जैसे मैं इसको ऐसे समझो कि साहब परसेंट का मेन आइडिया, मेन अप्रोच क्या है और अपन कैसे फील करेंगे उसको सुन लो। कि अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ाया और पढ़ाने के बाद मैंने टेस्ट लिया यार, और टेस्ट लेने के बाद मैंने देखा कि क्लास में जो बच्चे थे ना, किसी के बच्चे के नंबर आए 60, किसी के 80, किसी के हमारे पास 90। तो जो बच्चे के 90 आए ना, मैं क्लास में एंटर करते हुए पूछा कि साहब जिस बच्चे के 90 आए हैं, 90 नंबर आए हैं, उसका कितना परसेंट आया। तो पूरी की पूरी क्लास चिल्ला कहती है सर हमारे पास कितना आया, 90%। लेकिन मैं जब पूछ लूंगा ना कि कैसे निकाला, तो मैक्सिमम बच्चे जवाब नहीं दे पाते यार। फील तो कर लेते हैं, फील तो कर लेते हैं कि हमारे पास वो कितना होगा ना, 90%, लेकिन वो बता नहीं पाते कि उन्होंने एक्चुअल में फाइंड कैसे किया। तो निकालते कैसे हैं यार। तो अगर मैं कहूं कि हमें परसेंट निकालना है ना यार, तो जितना हमें ऑब्टेन हुआ अपॉन टोटल इंटू 100, जितना मिला उसका अपॉन टोटल इंटू 100, यही हमारे पास क्या होता है, परसेंट। अगर किसी भी अननोन कंपाउंड के अंदर हमें किसी कंपाउंड के अंदर अगर हमें वो जो कांस्टेंट एलिमेंट है ना, उनका परसेंट निकालना है, उसका परसेंट फाइंड करना है, तो हम जैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है उसका अपॉन टोटल इंटू 100, ये हमारे पास क्या होगा, परसेंट कंपोजिशन। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, एक हमारे पास कंपाउंड है Fe2SO4, खोलता है, इसमें हमें आयरन का परसेंट कंपोजिशन निकालना है। किसका निकालना है, परसेंट कंपोजिशन, और किसका, आयरन का, आयरन का परसेंटेज कंपोजिशन हमें फाइंड करना है। तो आपको कि साहब आयरन का फाइंड करना है, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी कांस्टेंट एलिमेंट है, वो कांस्टेंट एलिमेंट में अगर किसी का भी आप परसेंटेज निकालना चाहते हो, तो जिसका निकालना चाहते हो उसका अपॉन टोटल इंटू 100। तो मैं कहूँ कि साहब निकालना चाहता हूं, तो ये हमारे पास आयरन के निकालना है। अब बताओ आयरन हमारे पास कितने हैं, 2। ये जो नीचे लगा होता है ना, एटॉमिसिटी को बताता है यार। आप खुद सोचो ना कि जब तक आप सारे के सारे एटम नहीं रखोगे, जब आप तक आप बताओगे नहीं पूरे के पूरे एटम कितने हैं, तब तक क्या आपको पूरा का परसेंटेज मिल के आएगा क्या, आप परसेंट बता सकते हो क्या। तो आपको रखना पड़ेगा एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी कितनी है, 2, और एटॉमिक वेट आयरन का कितना होता है, 60, अपॉन टोटल हमारे पास ये जो कंपाउंड रखा है उसका, तो टोटल हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट, ये टोटल जोड़ोगे ना तो अपन कितना आएगा, जितना भी एटॉमिक जो एटम है, सब एटम के एटॉमिक मास को जोड़ दो, हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा। ये हमने फील किया यार कि जिसका हमें निकालना उसका अपॉन टोटल इंटू 100, ये हमारे पास क्या है, परसेंट कंपोजिशन। इसी को रिलेट करके मैं फार्मूला बना देता हूं यार, तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा सर इसका मतलब अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला बनाना है, परसेंट कंपोजिशन का फार्मूला बनाना है, तो अपन क्या लिखेंगे, वो कितने एटम है, तो इसका मतलब एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी जिसका निकालना है उसके कितने एटम है इनटू उसका एटॉमिक वेट, उसका एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, ये हमारे पास क्या आ जाएगा यार,
परसेंट कंपोजिशन। ये परसेंट कंपोजिशन का हमने फार्मूला बना दिया, जिसका निकालना उसकी एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। देख लो एटॉमिसिटी आयरन की कितनी थी 2, एटॉमिक वेट कितना होता है 56 अपॉन टोटल 400 इनटू 100। ये हमारे पास निकल के आ गया परसेंट कंपोजिशन। तो इसको अपन ये फील करते हैं। इसी में कभी कभी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट अगर मिनिमम निकालना है तो आप खुद सोचिए ना कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कब हो सकता है, जब कम से कम एक एटम होगा तो मिनिमम मॉलिक्यूलर बात करोगे ना, तो जो एटॉमिसिटी है इस एटॉमिसिटी को कितना रख दो 1। जब एटॉमिसिटी को 1 रख दोगे और यहां से जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा ना वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो एटॉमिसिटी को 1 रख दीजिए, ये हमारे पास क्या आ जाता है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट यही लिखा गया है। चलिए आगे, ये हमारे पास अब आ जाता है कि हमारे पास केमिकल फार्मूला। तो कहा जाता है कि जो परसेंट कंपोजिशन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ना यार, वो यही है कि अगर आपको वो कंपोजिशन पता है, वो अननोन सिंपल के अंदर जो कांस्टेंट एलिमेंट है उन एलिमेंट का अगर आपको कांस्टेंट एलिमेंट का अगर आपको परसेंट कंपोजिशन पता है ना, तो आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला बता पाओगे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बता पाओगे। ये हमारे पास परसेंट कंपोजिशन का क्या होता है, सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है। जब मैं बोलता हूं ना तो कहता है कि सर ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन मैंने कहा ये हमारे पास एक सिंपल है यार, ये हमारे पास मार्कर, और इसमें हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है। मान लो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अलग अलग एलिमेंट है। हर एलिमेंट का एनालिसिस का अपना तरीका यार होता है यार। तो ये जो एलिमेंट है ना, इनका हम परसेंटेज कंपोजिशन लैब में लेके गए और इनका हमने परसेंट कंपोजिशन निकाल लिया। हमने परसेंट कंपोजिशन निकाला ना, तो हमने देखा कार्बन हमारे पास 20% है, ऑक्सीजन हमारे पास 10% है, और हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 70%। तो जब मैं परसेंट कंपोजिशन फाइंड कर लूंगा ना यार, वो जो कांस्टेंट एलिमेंट में, वो सॉरी कंपाउंड के अंदर, अननोन कंपाउंड के अंदर जो कांस्टेंट एलिमेंट है, वो जो कांस्टेंट एलिमेंट है उनका अगर मैं परसेंट कंपोजिशन निकाल लूंगा तो मैं बता पाऊंगा कि साहब इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, ये कर पाऊंगा। ये हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है परसेंट कंपोजिशन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आते हैं ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है यार, तो मैं एक एक लाइन में बता दूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा हो यार, जिस फॉर्म में कोई नेचर में एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो होता है, मैं कहूं कि जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है ना किसी भी कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल का, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो नेचर में कौन किस तरह से पाया जा रहा है वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे मैं आपको कहने के लिए बता दूं कि वाटर, पानी, पानी तो कहोगे H2O के फॉर्म में पाया जाता है, ये जो H2O है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मैं कहूं बेंजीन तो आप कहोगे C6H6, ये इस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, ये इसका फार्मूला है। तो कौन नेचर में किस फॉर्म में पाया जा रहा है वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। लेकिन उसी में जो एटम है, वो कांस्टेंट जो एटम है, कांस्टेंट एलिमेंट है, उनका जब हम सिंपल रेशियो लिख देते हैं ना, वही इंपेरिकल फार्मूला बन जाता है यार, वही हमारे पास क्या हो जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो यहां मैं एम्पिरिकल फार्मूला की बात करूं तो जब सिंपल रेशियो लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। यहां पे भी लोगे तो यहां पे भी हमारे पास क्या आएगा, H2O, क्योंकि 2 और 1, इससे ज्यादा सिंपल रेशियो और क्या बना सकते हो यार, इससे ज्यादा सिंपल रेशियो और क्या बना सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है ना किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी, वो हमारे पास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जब उसी कांस्टेंट एलिमेंट का, कांस्टेंट एटम का अपन सिंपल रेशियो ले लेते हैं ना, तो हमारे पास क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला आता है। अब आता है कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला सर लिखा कैसे जाए, लिखे कैसे। तो ये हमारे पास, उससे पहले मैं लिखना सिखाऊं आपको, उससे पहले मैं छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट से डील करना आपको सिखा देता हूं। एक तो अपन सिंपल रेशियो, तो पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास सिंपल रेशियो की बात की। जैसे मैं कहूं कि एक हमारे पास है x2 और y 5/2। अब मैं आपसे पूछूं क्या, बताओ ये सिंपल रेशियो है क्या, तो ये सिंपल रेशियो तो नहीं है यार, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब फ्रैक्शन में आएगा तो सिंपल रेशियो नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल रेशियो। मैंने कहा ना कि जब हम जो वो कांस्टेंट एटम होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनका सिंपल रेशियो लिख देते हैं, तो वही हमारे पास क्या बन जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये हमारे पास सिंपल रेशियो लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x4 और y5। हमारे पास कितना हो जाएगा, x4 और y5। ये हमारे पास बन के आ गया क्या, सिंपल रेशियो। अब इससे ज्यादा सिंपल तो कर नहीं सकते हो ना यार, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, सिंपल रेशियो। और दूसरा, जब भी अपन एटॉमिसिटी को रिलेट करेंगे ना, मोल के साथ रिलेट करेंगे। एटॉमिसिटी को जब भी अपन रिलेट करेंगे, किसके साथ रिलेट करेंगे, मोल के साथ। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे पास CO2 का 1 मोल है, CO2 का 1 मोल है, तो जब 1 मोल बोलूंगा, 1 मोल CO2, तो अपन जो एटॉमिसिटी को बताएंगे ना, वो हमारे पास मोल के साथ रिलेट करेंगे कि 1 मोल CO2 में कार्बन के हमारे पास कितने हैं, कार्बन एटम के 1 मोल है, और ऑक्सीजन एटम के कितने हैं, 2 मोल।
तो एटॉमिसिटी को अपन जो रिलेट करेंगे ना वो मोल के साथ रिलेट करेंगे। ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे अपन इंपेरिकल फार्मूला लिखेंगे। तो याद रखा सिंपल रेशियो, और दूसरा हमारे पास 1 मोल CO2। अगर 1 मोल CO2 है तो जो मोल CO2 का है ना इसको अपन किसके साथ रिलेट करेंगे, एटॉमिसिटी के साथ। एटॉमिसिटी के साथ मैं इसे बोलूंगा इन 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल CO2 के अंदर देयर इज 1 मोल ऑफ कार्बन एट 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल कार्बन 2 मोल ऑक्सीजन, चलेगा भाई। तो मोल को अपन एटॉमिसिटी के साथ रिलेट करेंगे, ना कि ग्राम के साथ। ऐसे नहीं बोलोगे 1 ग्राम कार्बन 2 ग्राम ऑक्सीजन, तो अपन ऐसे नहीं रिलेट करेंगे यार। चले, ये हमारे पास। अब आते हैं अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या होता है ना यार, क्वेश्चन में आपको कभी कभी दिया होता है वेट, कभी दिया होता है वॉल्यूम, कभी दिया होता है नंबर, और आप सबको कन्वर्ट कर सकते हो यार मोल में। आप मोल में कन्वर्ट करना सीखे हो कि अपन वेट और वॉल्यूम को और नंबर को कैसे मोल में कन्वर्ट हुए। तो क्वेश्चन में आप कभी आपको वेट दिया जाएगा, कभी वॉल्यूम दिया जाएगा, कभी आपको क्या दिया जाएगा, परसेंट कंपोजिशन। आपको दिया जाएगा वेट, या तो आपको दिया जाएगा वॉल्यूम, या तो आपको दिया जाएगा नंबर, और आपको दिया जाएगा परसेंट कंपोजिशन। तो जो दिया जाए ना, जैसे दिया जाए सबको सबसे पहले क्या कर दो, मोल में कन्वर्ट कर लो, और मोल में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंपल रेशियो में लिख के एटॉमिक सिटी के साथ रिलेट कर दीजिए। वही हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला। वही हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास एक्स और वाई है, एक्स है और ये वाई है, दो एलिमेंट हमारे पास एक्स और वाई। तो एक्स वाई की बात करूं तो एक्स का हमारे पास कितना है, 20 ग्राम, एक्स का कितना है 20 ग्राम, और इसका भी हमारे पास कितना है 20 ग्राम, इसका भी हमारे पास कितना है 20 ग्राम। ये हमारे पास इसका 40 ले लेते हैं, ये हमारे पास 40 ग्राम। ये हमारे पास इसका एटॉमिक वेट जो रहा, एटॉमिक वेट वो हमारे पास कितना रहा 20, और इसका एटॉमिक वेट भी हमारे पास कितना रहा 20। ये हमारे पास इसका एटॉमिक वेट 40 मान लेते हैं। लो हमारे पास इसका एटॉमिक वेट कितना मान ले रहा हूँ, 40 मान ले रहा हूँ। एक का हमारे पास 20, एक का हमारे पास 40। तो जब हमारे पास दोनों रखेंगे ना यार, तो अपन मोल निकाल सकते हैं। तो जब x निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा 20/20, और y हमारे पास कितना आ जाएगा 40/40। काटोगे हमारे पास दोनों कट जाएगा, और फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, x और y। ये बन के तैयार हो जाएगा, ये हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। तो हमने फार्मूला लिख दिया। तो मोल निकालो, मोल निकालने के बाद उसको सिंपल रेशियो बनाओ और एटॉमिसिटी के साथ रिलेट कर दो, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अपन क्या होता है, क्वेश्चन में दिया होता है पर सबका पर। तो लेकिन यहां तक 3 बात तो समझ में आती है बच्चों को कि सर वेट, मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम दिया जाएगा, वेट दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, या फिर हमारे पास क्या वॉल्यूम दिया जाएगा तो मोल निकाल लूंगा। लेकिन फिर परसेंट कंपोजिशन दिया जाएगा तो कैसे अपन निकाल लेंगे मोल, कैसे अपन निकालेंगे मोल। तो मैंने कहा यार जो भी परसेंट कंपोजिशन आपको दिया जाए, अगर कोई एक सिंपल दिया जाएगा और उसमें इस सिंपल मान लो कि हमारे पास सिंपल है, इसमें एक्स और वाई है, और एक्स का परसेंट हमारे पास कितना है 20%, और वाई का हमारे पास कितना है 80%। तो ये सिंपल का 100% मान लो, ये सिंपल का वेट कितना मान लो 100 ग्राम, ये सिंपल का 100 ग्राम मान लो, और 100 ग्राम मान लोगे ना तो जो कांस्टेंट एलिमेंट का परसेंट है ना वही उनका वेट बन जाएगा, वह उनका क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता। अगर आपको बोला जाए कि सिंपल है, इसमें कार्बन 20% है, और हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 60% है, और बाकी हमारे पास बचा हुआ कौन है, ऑक्सीजन। तो साहब ये जो कार्बन 20% और हाइड्रोजन हमारे पास 60% है ना, इस सिंपल का पूरा 100 ग्राम मान लीजिए, और इसमें जो कांस्टेंट एलिमेंट था कार्बन के 20%, और सॉरी कार्बन के 20% वो कार्बन का वेट हो जाएगा, हाइड्रोजन के 60% वो हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा 60 ग्राम, और ऑक्सीजन का हमारे 20% ऑक्सीजन वो हमारे पास 20 ग्राम हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, वेट मिल गया। और अगर वेट मिल गया तो मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट से डिवाइड करिए, एटॉमिक वेट से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या निकालिए, सिंपल रेशियो, और एटॉमिसिटी के साथ रिलेट कर दिए, हमारे पास क्या जाएगा, चलेगा भाई। तो ये हमारे पास परसेंट कंपोजिशन, जैसे मैं लिख दूं यहीं पे, ये हमारे पास एक अननोन सैंपल था, उसमें एक्स और वाई थे, और इसमें से हमारे पास 60% इसके थे और 20% 40% इसके थे। अगर हमारे पास इसके 20% 40% है तो सिंपल का मैं कितना मान लूंगा 100 ग्राम, सिंपल का कितना मान लूंगा 100 ग्राम, 100 ग्राम सिंपल, और 100 ग्राम सिंपल मान लूंगा तो उसमें हमारे पास 60 ग्राम कितना आ जाएगा एक्स, और वाई कितना आ जाएगा 40 ग्राम। ये हमारे पास निकल गया। अब वेट, मॉलिक्यूलर वेट, आप वेट आ गया, और अगर वेट आ गया तो वेट को मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट से डिवाइड करिए, मोल निकाल लीजिए, मोल निकालने के बाद सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करिए और एटॉमिसिटी के साथ रिलेट कर दीजिए, वही हमारे पास क्या जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। चलेगा। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अपन जब पीवाईक्यू करेंगे तो इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख रहे हो वहां पे ये आसानी के साथ अपन कैसे निकाल लेंगे यार। ठीक है। अब हमारे पास कभी कभी आता है इंपेरिकल फार्मूला देके आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाता है कि इंपेरिकल फार्मूला सर ये है, आप तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ जो रिलेशन आता है ना यार, वो ऐसा आता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू
इंपेरिकल फार्मूला इनटू एन। एन मोल नहीं है यार, एन एक नंबर है। तो जैसे ही आपको इंपेरिकल फार्मूला दे के आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे, आपको एक नंबर के बारे में सोचना है। वो नंबर हमारे पास क्या होता है, तो कहा जाता है कि जो नंबर आएगा ना यार, वो नंबर हमारे पास रेशियो होता है, वो नंबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास का। तो ये हमारे पास क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला मास। इसको रख के जब हमारे पास निकालेंगे तो यहां से एक नंबर आएगा, और जो नंबर आएगा उस नंबर को ले जाके यहां पे रख देना, और रख के इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना। हमारे पास क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मैं कहूं कि कंपाउंड में हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला दिया था CH2O, ये हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला था। ये हमने इंपेरिकल फार्मूला मास यहां से निकालूंगा, और मॉलिक्यूलर मास हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, रख के एक नंबर डिवाइड करूंगा, और जब नंबर डिवाइड किया तो मान लो कि हमारे पास वो कितना आ गया, 2। जैसे 2 आ जाएगा, ये 2 यहां पे रखो, 2 रखोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H4O2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला से अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास के बीच में आ जाता है। तो अपन ने इंपेरिकल फार्मूला के बारे में बात की। अब हमारे पास क्या आ जाती है, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री के बारे में अपन ने जब पढ़ा था ना यार, केमिकल काइनेटिक्स, तब पर भी अपन ने बात की थी कि जो स्टोइकियोमेट्री होती है ना, एक्चुअल में रिएक्शन किस तरह आगे प्रोसीड होती है उसके बारे में हमें बताता है यार। स्टोइकियोमेट्री हमें ये बताता है कि किस तरह आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी। स्टोइकियोमेट्री कुछ और नहीं होता यार, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लगा होता है ना, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो नंबर अपन लिखे होते हैं कि नंबर हमारे पास नाइट्रोजन के आगे 1 है, हाइड्रोजन के आगे 3 है, अमोनिया के आगे 2 है, तो ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे नंबर लगा होता है वही स्टोइकियोमेट्री होती है। और स्टोइकियोमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें रिएक्टिंग मोल के रेशियो के बारे में बताता है, ये हमें रिएक्शन ये बताता है कि रिएक्शन आगे किस तरह प्रोसीड होगी। और स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन को कभी भी रिलेट करना है ना, तो आप मोल के साथ रिलेट करिए, आप मॉलिक्यूल के साथ रिलेट करिए, अगर गैसियस रिएक्शन है तो आप वॉल्यूम के साथ रिलेट करिए, लेकिन स्टोइकियोमेट्री स्टोइकियोमेट्री को अपन कभी मास के साथ रिलेट नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास नाइट्रोजन है और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, और ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, अमोनिया। स्टोइकियोमेट्री हमारे पास नाइट्रोजन की 1, हाइड्रोजन की 3 और अमोनिया की 2। ये स्टोइकियोमेट्री है यार। ये स्टोइकियोमेट्री की इंपॉर्टेंस यही होती है कि हमें एक्चुअल में बता रहा होता है कि रिएक्शन किस तरह आगे प्रोसीड कर रही है, चलेगा। इसको हम ये बोलते हैं कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल, अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल चलेगा यार, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप ये बोल दो कि साहब नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल, अमोनिया के 2 मोल, हमें कोई आपत्ति नहीं है साहब, ये भी चलेगा। अगर गैसियस रिएक्शन है तो आप ये बोल दो नाइट्रोजन का 1 लीटर, इसका 3 लीटर, इसका 2 लीटर, हमें कोई आपत्ति नहीं, साफ चलेगा। लेकिन आप कभी ऐसे नहीं बोलोगे कि डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री को मोल मास के साथ रिलेट नहीं करोगे कि नाइट्रोजन का सर 1 ग्राम, हाइड्रोजन का 3 ग्राम, अमोनिया का 2 ग्राम, ये गलत हो जाएगा यार, ये गलत हो जाएगा। तो स्टोइकियोमेट्री को हमें मोल के साथ कभी, मास के साथ कभी डायरेक्ट रिलेट नहीं करना है कि स्टोइकियोमेट्री को हम मास के साथ रिलेट करने बैठ गए तो फिर वो गलत हो जाएगा। मोल के साथ रिलेट करिए, मॉलिक्यूल के साथ रिलेट करिए, गैसियस रिएक्शन है वॉल्यूम के साथ रिलेट करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है यार, बस मास के साथ नहीं रिलेट करिए, चलेगा। अब आती है, हमने आपको बोला था यार कि साहब हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं, जब भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात की जाती है अपन 2 ही कॉन्सेप्ट सामने आते हैं जो आंसर कर रहे होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है मोल कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। उसी में आप पहला कॉन्सेप्ट अपन लगाने जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट की अपनी अच्छाई है यार, अपनी बुराई है। मोल कॉन्सेप्ट की बुराई ये होती है, वो अच्छाई ये है कि हर जगह लग जाता है, जितने क्वेश्चन आए हैं हर जगह लगाओगे लग जाएगा। लेकिन बुराई दूसरी तरफ ये है कि मोल कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा तो आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा और स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस करना पड़ेगा। और जहां भी रिएक्शन को बैलेंस, रिएक्शन को लिखने की बात आती है, सारे के सारे बच्चे वहीं पे मेरे पास क्या हो जाते हैं, तराशाही। क्यों? क्योंकि रिएक्शन लिखना सबसे बड़ा जहमत का काम हो जाता है जब हमारे पास बोल दिया जाता है कि मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। तो मोल कॉन्सेप्ट हमारे पास करना क्या है, तो हमारे पास यही है यार, सबसे पहले अपन को रिएक्शन को लिखना होता है और रिएक्शन को लिखने के बाद रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस करना होता है और उसके बाद डाटा को मोल में कन्वर्ट करना होता है। फिर अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो अपन यूनिटरी मेथड लगाते हैं, और अगर सिंगल रिएक्टेंट नहीं है तो अपन क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं। अगर मल्टी रिएक्टेंट है तो अपन एलआर चेक करते हैं कि कौन एलआर है। एलआर का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट, वो जो रिएक्शन के दौरान लिमिट लगा देता है कि रिएक्शन कितना कितना होगी, वही हमारे पास क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, और अगर सिंगल रिएक्टेंट नहीं है तो फिर अपन क्या करेंगे, एलआर चेक करेंगे। अब एलआर चेक करने का तरीका कैसे है, जैसे मैं कहूं कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद अमोनिया बना रहा है, और हमने बीकर में जो लिए थे इसके 5 लिए थे, इसके 10 लिए थे।
अब मुझे पता करना है कि साहब हमारे पास कौन होगा एलआर, तो अब ऐसे देख के मोल देख के आप ना पता लगा लो कि साहब मोल हमारे पास नाइट्रोजन के 5 है तो ये हमारे पास कम है, यही एलआर होगा, यही लिमिट लगाएगा। नहीं साहब ऐसे नहीं, पहले उसको मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करिए। अगर आपको एलआर पता करना है तो आप मोल को पहले स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करिए, तो 5 रहा, इसकी स्टोइकियोमेट्री नाइट्रोजन की 1 होती है 5/1, इधर 10, और हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्री कितने हैं 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब बताओ दोनों में से कौन कम आएगा, तो 10/3 वाला कम आएगा ना, इसका मतलब यही हमारे पास कौन है एलआर, यही रिएक्शन में लिमिट लगा देगा, यही रिएक्शन में लिमिट लगा देगा ये हमारे पास। और अगर एलआर आ गया तो अब सारे के सारे रिएक्शन कौन कितना बनेगा, कौन कितना जाएगा, वो सारा का सारा डिसाइड कौन करेगा एलआर, वो सारा का सारा आंसर हमें किससे करना होगा, एलआर से करना होगा। तो अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, खुशी के गीत गाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर एलआर चेक करेंगे और सारा का सारा आंसर अपन किससे करेंगे, एलआर से करेंगे, चलेगा ये हमारे पास। तो इसको मैं एक एग्जांपल लेकर और समझा देता हूं। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास रिएक्शन है एल्युमिनियम, और ये रिएक्शन कर रहा है 5/2 O2 के साथ, और ये हमारे पास क्या बना रहा है Al2O3, 3/2 है, ये हमारे पास क्या 3/, बैलेंस कर लो, ये हमारे पास 3/2 सही 3/O2, ये Al2O3 बना रहा है। अब आपसे एल्युमिनियम का दे दिया गया 81 ग्राम, एल्युमिनियम का कितना दे दिया गया 81 ग्राम एल्युमिनियम, पूछा जा रहा है कि बताओ हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, O2 रिक्वायर्ड, आपसे पूछा जा रहा है कि O2 हमारे पास कितना रिक्वायर्ड होगा, ये बताइए कंप्लीट रिएक्शन के लिए। ये हमारे, अब हमारे पास मैंने क्या कहा था, रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, वो तो लिखी है बैलेंस है, वो तो रिएक्शन लिखी है बैलेंस है, तो फिर अपन करेंगे क्या, 2 स्टेप तो अपन कंप्लीट हो गया है कि साहब रिएक्शन लिखी भी है बैलेंस भी करनी है, तो फिर डाटा को मोल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो एल्युमिनियम का मोल निकाल लेते हैं, एल्युमिनियम का मोल हमारे पास कितना आ जाएगा 81, होता कितना है 27, इसको निकालेंगे तो एल्युमिनियम का मोल हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अब यूनिटरी मेथड लगा लो कि साहब इसके 2 मोल की रिएक्शन करने के लिए इसके कितने चाहिए 3/2, तो इसके हमारे पास 3 की रिएक्शन करने के लिए कितने चाहिए, तो आप कहोगे 9/4, यूनिटरी मेथड है कि साहब इसके 2 मोल की रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन का कितना रिक्वायर्ड है 3/2, तो साहब इसके 3 मोल के लिए कितना चाहिए 9/4, ये हमारे पास यहां से आ जाएगा। या तो फिर अपन डायरेक्ट वही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं केमिकल काइनेटिक्स वाला, मोल ऑफ एल्युमिनियम अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितने हैं 2, जब स्टोइकियोमेट्री से बराबर डिवाइड करते हैं तभी हमारे पास बराबर होता है। दूसरा हमारे पास मोल ऑफ ऑक्सीजन, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है 3/2, चलेगा भाई। एल्युमिनियम को मोल कितने निकाल चुके हो 3, स्टोइकियोमेट्री कितनी 2, इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है हमें, ये हमारे पास कितना है 3/2, ये 2 को ऊपर लेके इधर लेके आ गया कितना हो गया 4, और 3 को इधर लेके गया 9, तो हमारे पास मोल ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, मोल ऑक्सीजन का आ जाएगा साहब 9/4। अब आपसे पूछा था ग्राम कि कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो साहब अगर मोल पता हो गया तो मोल से रिलेट करके आप फार्मूला पढ़े हो क्या वेट का, साहब मोल क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आपको वेट निकालना है तो हमारे पास मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा वेट आ जाएगा। तो ये रहा 9/4, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32 ऑक्सीजन का, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ग्राम में। तो ये हमारे पास क्या आ गया यार, यूनिटरी मेथड लगा के अपन ने क्या निकाल लिया, तो ये हमारे पास अप्लाई करते हैं अपन, क्या होता है दूसरा आ जाता है, और कुछ टर्म आते हैं नए नए हमारे पास, परसेंट यील्ड। ये परसेंट यील्ड क्या है यार, इस पे क्वेश्चन आता है, परसेंट प्योरिटी पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और इसी साल भी नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था परसेंट प्योरिटी पे। तो ये क्या होता है यार, तो कहा जाता है कि जितना अपन सोचें और उतना जब अपन को ना मिले ना, तो फिर अपन परसेंट यील्ड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे मैं कहूं कि तुम एग्जाम में बैठे और एग्जाम में बैठने के बाद तुमने करके आया 90 नंबर, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्या 90 आ जाते हैं क्या यार, नहीं आते ना, कभी 60 आता है, कभी 70 आता है, कभी 80 आता है, जो भी आता है, तो जितना हमने इनपुट किया और जब आउटपुट आया तो आउटपुट कितना आया इनटू 100, यही हमारे पास क्या होता है परसेंट यील्ड। तो परसेंट यील्ड अपन फील ऐसे ही करते हैं कि साहब जब हम जितना सोचते हैं और उतना नहीं पाते हैं तो फिर परसेंट यील्ड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो साहब मिला कितना आउटपुट अपॉन हमने काम कितने का किया था इनपुट इनटू 100, यही हमारे पास क्या होता है परसेंट यील्ड, ये हमारे पास क्या होता है परसेंट यील्ड। अगर थोड़ा सा इसको टेक्निकल में लिख दूं तो हमारे पास लिखा जाता है ऑब्जर्व्ड अमाउंट अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100, इनटू 100, ये हमारे पास क्या होता है परसेंट यील्ड।
ये हमारे पास क्या होता है परसेंट यील्ड। लेकिन ऊपर वाला याद रखो, ज्यादा ठीक रहेगा यार। ये हमारे पास क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, हमें कितना मिला अपॉन हमने कितना काम किया था इनटू 100, हमने आउटपुट कितना मिला, इनपुट हमने कितना किया था इनटू 100। ये हमारे पास क्या होता है परसेंट यील्ड। ये हमारे पास परसेंट यील्ड होता है। दूसरा हमारे पास जो आता है ना वो परसेंट प्योरिटी आता है, और ये इंपॉर्टेंट है यार, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, और पता नहीं बच्चे क्यों गलत करके आते हैं, हमें तो समझ नहीं आता परसेंट प्योरिटी। उसको मैं एक एग्जांपल समझा दूं आपको कि परसेंट प्योरिटी क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास कैल्शियम का कार्बोनेट है यार, कैल्शियम का कार्बोनेट है CO3, और ये हमारे पास डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में हमारे पास क्या है CO2। मान लो कि हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट का कितना था 10 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना था 10 ग्राम। जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन दिया था हमको लगता है 20 ग्राम दिया था, 4% प्योर था। तो क्या तुम जितना भी रखना चाहते हो, तुम 100 ग्राम रख लो, तुम 50 ग्राम रख लो जो, और उसमें से हमारे पास 90% क्या था प्योर। याद रखना बस यही कि साहब जो प्योर होता है ना, जो प्योर होता है रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करता है, पूरा का पूरा CaCO3 रिएक्ट नहीं कर जाएगा यार। वो जो प्योर होगा ना वही CaCO3 डिकम्पोज होकर ऑक्साइड बनाएगा और CO2 बनाएगा। अब आपसे यहां से CO2 का मोल पूछा जाता है, वॉल्यूम पूछा जाता है, वेट पूछा जाता है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो आप देखो कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना था 10 ग्राम, और 10 ग्राम में से प्योर कितना था 90। जो प्योर होता है ना यार वही रिएक्शन करता है, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो जो प्योर होगा उसी तो हमारे पास CO2 बन के आएगा यार। अब हमें CO2 का वेट निकालना है या जो भी कुछ निकालना है, तो साहब ये जहां से बन के आएगा जो प्योर होगा उसी से तो बन के आए, तो इसका हम कौन सा वेट रखेंगे प्योर वाला, ना कि 10 ग्राम, ये नहीं रखा जाएगा। तो अपन क्या रखेंगे प्योर। अब बताओ 10 ग्राम का 90% प्योर क्या होता है, इसका मतलब 9 ग्राम। तो मोल अपन इसका निकालेंगे, मोल हमारे पास क्या हो जाएगा 9 अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100। ये हमारे पास मोल निकल के आ गया। मोल किसका आ गया CaCO3 का। तो ये CaCO3 का हमारे पास क्या आ गया मोल आ गया। अब मोल निकल के आ गया ना यार, तो अपन इसका भी मोल निकाल सकते हैं, और अपन जानते हैं कि इसके पता है इसका निकालना है, दोनों को रिलेट कर दो। मोल ऑफ CaCO3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ CO2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दोनों के स्टोइकियोमेट्री बराबर है तो डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2। मिल गया मोल। और अगर मोल मिल गया तो अब आपको जो भी निकालना है निकालिए ना। अगर मैं कहता हूं कि मोल हमारे पास 3 फॉर्म में होता है, मोल हमारे पास क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4, और दूसरा नंबर अपॉन Na। ये मोल होते हैं यार। अब हम मोल पता चल गया है, अब हमसे वेट पूछा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44, इधर ला जाके मोल से जो मोल निकाला है 9/100 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे वेट आ जाएगा। अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो 22.4 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम। अगर हमें नंबर चाहिए तो मोल से हमारे पास नंबर ले जाके इधर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा। चलेगा ये हमारे पास चलोगे। तो ये हमारे पास परसेंट प्योरिटी आती है। चलो इसी को फार्मूले में अगर मैं बता दूं ना यार, तो परसेंट प्योरिटी यही होती है, परसेंट प्योरिटी, परसेंट प्योरिटी। और परसेंट प्योरिटी को जो लिखा जाता है ना वो ऐसे लिखा जाता है मास ऑफ प्योर सिंपल, मास ऑफ प्योर अपॉन सिंपल इम्प्योर, इम्प्योर सिंपल इनटू 100। ये हमारे पास क्या होती है परसेंट प्योरिटी। ये हमारे पास क्या निकल के आती है परसेंट प्योरिटी। तो ये हमारे पास क्या होती है परसेंट प्योरिटी। इस पे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आए भी हैं 2-3 बार, तो इसको ध्यान में रखा। ये परसेंट प्योरिटी ये हमारे पास निकल गया था। तो यहां तक हमने एक कॉन्सेप्ट की बात कर ली यार, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की हमने बात कर ली पूरी की पूरी। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे अपन चलते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है ना वो कॉन्सेप्ट कौन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना, इसकी अच्छाई यही है कि हर जगह ये जो कॉन्सेप्ट की अच्छाई है ना, ये हमारे पास यही है कि इस कॉन्सेप्ट को जब भी आपको लगाना होता है तो आपको ना तो रिएक्शन लिखना होता है ना तो आपको बैलेंस करना होता है। मतलब अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके पीछे होने की मैकेनिज्म क्या है, आपसे किसी से मतलब नहीं है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि अगर कुछ होगा तो जितने भी कंपोनेंट होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा बराबर आएगा। बस यही आपको करना होता है। तो दूसरा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक लॉ पे बेस्ड है जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहलाता है कि साहब अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो क्यों हो रही है, काहे हो रही है, उसके पीछे होने के पीछे मैकेनिज्म क्या है, आपसे मतलब नहीं है। अगर कुछ हो रहा है तो जितने भी कंपोनेंट है सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा बराबर होगा। तो ये लिखा है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ number of equivalent of all the component reactant as well as product are same
और इक्वल इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं कहूँ एक रिएक्शन है हमारे पास ए बी बी, ये हमारे पास रिएक्शन करके सी सी प्लस डी ये बना रहा है। अगर हमने रिएक्शन हुई है तो हमें लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, सबका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, बराबर होगा, ये हमारे पास क्या कहता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। चलेगा भाई बंधु, ये हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट। मैं इधर ही आता हूँ यार, थोड़ा सा और मैं बातें कहूँ, ठीक है। मैं कहूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट का मैं फार्मूला आपके सामने डायरेक्ट लिख के दे देता हूँ यार आपको, कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे मैं बोलता हूँ ना वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो बच्चा कहता है सर वेट तो समझ में आता है, ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि साहब अगर एटम है तो एटॉमिक वेट अपॉन इन फैक्टर, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इन फैक्टर। अब तो फिर समझ में आती है सर ये एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट तो समझ में आया, ये एन फैक्टर क्या होता है। तो एन फैक्टर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। जैसे रिडॉक्स नॉन रिडॉक्स में अलग अलग तरीके से अपन एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अभी अपन एन फैक्टर में बात नहीं कर रहे हैं, वो बात करेंगे अपन रिडॉक्स रिएक्शन में, जब रिवाइज करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को तब। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि नॉन रिडॉक्स में अपन रिडॉक्स एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अब आयन की बात मैं लिख दे रहा हूं अभी पीछे स्लाइड पे हमारे पास एन फैक्टर, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास आता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, पहला हमारे पास, इसी को दूसरा लिखते हैं मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर ये कहां से आया, तो इक्विवेलेंट वेट को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मोल, और ये एन फैक्टर ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू एन फैक्टर। या तो इसी को लिखते हैं नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इंटू, नॉर्मलिटी को अपन मोलैरिटी के साथ रिलेट करते हैं, तो नॉर्मलिटी क्या लिखते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारे पास चार फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, जैसा डाटा दिया जाएगा वैसा फार्मूला लिखूंगा और निकाल लूंगा ग्राफिकल। तो ये हमारे पास चार तरीके से जिस पे अपन बात की जाती है। तो मैं जब लिखता हूं ना यार वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मैं नीचे भी लिख दे रहा हूं कि हमारे पास इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, तो अपन कहेंगे इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो हमारे पास एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर, ये हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट यहां से निकलता है, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। जब इक्विवेलेंट आता है जो एन फैक्टर हमारे पास क्या है, वो अलग अलग कंडीशन में एन फैक्टर कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे मैं कहूं आयन की, तो आयन में हमारे पास आयन के एन फैक्टर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, आयन के ऊपर जो चार्ज होता है चार्ज के बराबर एन फैक्टर होता है। जैसे मैं कहूं NO3 माइनस, ये हमारे पास क्या है, एक माइनस चार्ज 1 है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक। मैं आपसे बोल दूं कि हमारे पास सोडियम Na प्लस, तो आपको एन फैक्टर +1 चार्ज है, तो एक हमारे पास होगा। तो आयंस के ऊपर जो चार्ज होते हैं वही इसका एन फैक्टर होता है। चलेगा, रिवीजन है यार भाई, मैं इतना डिटेल में नहीं चल रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं समरी के फॉर्म में चैप्टर आपको दूंगा। हाँ कभी वक्त मिलेगा, कभी वक्त टाइम दोगे और दोगे तो फिर अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी फिर बता रहा हूँ तो एक एक चीज करके नहीं। दूसरा हमारे पास क्या आता है, एसिड। तो एसिड में अपन जो एन फैक्टर निकालते हैं ना, एसिड में डिफाइन किया जाता है बेसिसिटी के साथ, बेसिसिटी, और इसके लिए हमारे पास होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन एंड रिप्लेसेबल है, कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, वही उसका एन फैक्टर होता है। जैसे बोल दूं HCl, तो एक हमारे पास हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल, तो उसका अपन क्या बोलेंगे, एन फैक्टर 1। दूसरा मैं बोल दूं H2SO4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H2SO4 2। लेकिन फास्फोरस केस में कुछ स्पेशल होता है यार, याद रखना होता है आपको। जैसे बोलूं H3PO4, तो एन फैक्टर हमारे पास हाइड्रोजन तो 3 है, तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, एन फैक्टर कितना आता है, 3। लेकिन मैं लिखूं H3PO3, तो हाइड्रोजन तो 3 है लेकिन अब रिप्लेस कितना होते हैं, 2, इसलिए तो बोला था रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। इसी तरह बोलूं H3PO2, तो हमारे पास कितने हैं, 3, लेकिन रिप्लेस कितने होते हैं, 2। अगर इसको याद करना चाहते हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो यार, जितने हाइड्रोजन है उसमें से एक कम कर दो, वो इसका एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे याद रखना है, बाकी आपको देख लेना है कि कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे वही हमारे पास क्या होगा, एन फैक्टर। तो रिएक्शन के दौरान कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए वही उसका एन फैक्टर होगा। तो जितने हाइड्रोजन हो वो नहीं, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, वही उसका एन फैक्टर होता है। दूसरा आता है हमारे पास बेस के लिए, बेस, और इसको लिखते हैं एसिडिटी। तो वही बात यहां पे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH,
जितने भी रिप्लेसेबल OH होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एन फैक्टर। जैसे NaOH, एन फैक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ये हमारे पास एन फैक्टर कितना, 2। एल्युमिनियम एन फैक्टर कितना, 3 के बराबर। तो कितने OH रिप्लेसेबल होंगे वो हमारे पास क्या होगा, एन फैक्टर। और सॉल्ट है तो उसके ऊपर हमारे पास कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, एन फैक्टर होता है। पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज ले लो, जो चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, एन फैक्टर। चलेगा भाई। ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल मेथड की बात है इक्विवेलेंट वेट पे। तो दो तरह के मेथड आते हैं, एक हमारे पास क्या आता है फार्मूला, एक हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास फार्मूला की बात करेंगे तो अपन फार्मूला अभी अभी आपको लिख के दिखा दिए थे कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। लेकिन इसी को अगर अपन फील करेंगे ना यार, तो ऐसे भी फील कर सकते हैं। कहा जाता है किसी भी सब्सटेंस का वो x ग्राम जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइन करे या उसको डिस्प्लेस करे, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है यार। किसी भी सब्सटेंस का वो x ग्राम जो क्लोरीन के 35.5 ग्राम से कंबाइन करे या डिस्प्लेस करे, वो उसका एन फैक्टर होता है यार। या फिर ऐसे बोल लो, किसी भी सब्सटेंस का वो x ग्राम जो आगे चल के हमारे पास सिल्वर के 108 ग्राम से कंबाइन करे डिस्प्लेस करे, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। या फिर बोल लो, किसी भी सब्सटेंस का वो x ग्राम जो हमारे पास ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंबाइन करे डिस्प्लेस करे, वो हमारे पास क्या कहता है, इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने कहा ये हमारे पास अननोन था, जिसका इक्विवेलेंट वेट हमें नहीं पता था, हमें पता करना था सिंपल का, ये अननोन सिंपल का इक्विवेलेंट वेट कितना है। हमने इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। हमने देखा इसका 5 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ कंबाइन कर गया, मैंने कहा इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 5 ग्राम। मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, इसका 5 ग्राम हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ कंबाइन किया, मैंने कहा इसका 5 ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा। तो किसी सब्सटेंस का वो x ग्राम जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, क्लोरीन के 35.5 ग्राम से, या फिर ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, या सिल्वर के 108 ग्राम से कंबाइन करे या डिस्प्लेस करे, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल मेथड होता है, फिल मेथड होता है। चलेगा, ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होता है। फार्मूले सारे के सारे अपन पढ़ा चुके हैं। चलो, इसी में हमारे पास रिएक्शन के दौरान कुछ लिख के भी दिखाया जाता है अपन। जैसे हमें हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें, चलो वही जो बोल रहा था उसी के रिएक्शन में दिखा दूं। मैंने कहा एक मेटल था हमारे पास, इसका इक्विवेलेंट वेट हमें पता करना था। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन कैसे होगी, मैकेनिज्म रिएक्शन के पीछे क्या है उससे मतलब नहीं है। अगर हो रहा है तो अपन लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे लिखते हो, तो अपन लिखते हैं वेट किसका, मेटल का, अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल का, इज इक्वल टू वेट किसका, हाइड्रोजन का, अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, हाइड्रोजन का। यहां से अपन को क्या निकालना था, इक्विवेलेंट वेट मेटल का। तो यहां से जब इक्विवेलेंट वेट हम मेटल का निकालेंगे यार, इक्विवेलेंट वेट मेटल का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ये हमारे पास क्या निकालने आ रहे, इक्विवेलेंट वेट मेटल का। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट कितना होता है, 1 के बराबर। ये हमने फार्मूला बना दिया, ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला। इसी के साथ ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड भी हमारे पास होगा, मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। कौन, कैसे रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, हमें तो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। रख दो, वेट क्या लिखोगे इसको, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख देते हैं भाई। वेट किसका, मेटल का, अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल का, वेट किसका, ऑक्सीजन का, अपॉन वेट किसका, इक्विवेलेंट वेट कितना, ऑक्सीजन का। यहां से फिर से रखे, जब अपन इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ना किसका, मेटल का, तो हमारे पास कितना आता है, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास क्या आ गया, तो फिर से निकाल लीजिए, वो तुम्हें सिखाई दिया हूं कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस का x ग्राम जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंबाइन करे डिस्प्लेस करे, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। या तो फिर फार्मूले से लगा लीजिए। और आते हैं हमारे पास क्लोराइड व्लोराइड दिए जाते हैं, उसका भी फार्मूला लिख दे रहा हूँ। अब तो आसान है यार लिखना, आसानी के साथ लिख लोगे। चलो, इक्विवेलेंट वेट क्लोराइड मेथड से मेटल का निकालना है, तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना होता है, 35.5।
ये हमारे पास फार्मूला बन गया। दूसरा, चलो सिल्वर डिस्प्लेसमेंट उसको भी बता देते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ एजी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी 108। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं यार, इन फार्मूले अपन क्या करना होता है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना होता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था। तो हमने कहा था आप ये अपने आप में ये अच्छाई होती है कि साहब आपको ना तो रिएक्शन लिखना होता है, ना तो रिएक्शन बैलेंस करना होता है, ना तो स्टाइकियोमेट्री बैलेंस करनी होती है। रिएक्शन अगर कुछ हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे होने के पीछे मैकेनिज्म क्या है, हमें इस सब से मतलब नहीं है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहलाता है कि अगर कुछ हुआ है तो जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे सबका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, बराबर होता है। और ग्राम इक्विवेलेंट के हमने 4 फार्मूले आपको बता दिए, रिलेट करके वहां से आंसर निकाल लेंगे। चले भाई आगे। तो हमारे पास चैप्टर में थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, आखिरी पड़ाव की तरफ चैप्टर में तो हमारे पास कुछ और बातें आती हैं, उनके बारे में बात कर ली जाती है। तो सबसे पहले मेथड टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। वो जो एक एटम है, जिस एटम को हम देख नहीं सकते, जिस एटम को हम फील नहीं कर सकते, उस एटम के हमें मास को मेजर करना है, उस एटम के हमें क्या करना है, मास को मेजर करना है। तो इतना आसान नहीं रहा यार, तो इसीलिए हमारे पास नए नए तरीके इजाद करे गए और नए नए तरीके से अपन ने वो जो एटम के मास को मेजर करना सीखा। अलग अलग तरीके बनाते गए, नए नए तरीके के साथ अपन एटम के मास को मेजर करें। तो सबसे पहले हमारे पास है मेथड टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेथड टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट में अपन कैसे देखेंगे कि एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो एक एक करके हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या लिखा था फार्मूला, तुमने याद करिए, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला, इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। तो अगर हमें एटॉमिक वेट निकालना है तो मैं क्या करूं, इक्विवेलेंट वेट को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा। यही तो लिखा था ना यार, इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। तो अगर एटॉमिक वेट निकालना है तो एन फैक्टर को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास पहला फार्मूला आ गया, इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। ये हमारे पास पहला। तो पहला हमारे पास तुम्हारे सामने कि इक्विवेलेंट वेट अगर हमें पता है और इक्विवेलेंट वेट पता करना है, ये कोई अननोन सिंबल है, इसमें जो कांस्टेंट एलिमेंट है उसका हम एक एटम का मास निकालना चाहते हैं, एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं, तो इसका हम क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट वेट पता कर लेंगे। और इक्विवेलेंट वेट पता कर लेंगे, उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। चलेगा, ये हमारे पास पहला होता है। दूसरा आता है हमारे पास डुलोंग्स और पेटिट्स लॉ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि साहब अलग अलग तरीके इजाद करें हम एटम के मास को मेजर करने के लिए, क्योंकि आसान नहीं है एटम के मास को मेजर करना, इसलिए हम अलग अलग तरीका हमारे पास इजाद करते जा रहे हैं एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। तो जब हम एटम को फील नहीं कर पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, एटम के बारे में जानने नहीं थे, तो उतनी वक्त एक हमारे पास साइंटिस्ट आए डुलोंग्स और पेटिट्स साहब, और उन्होंने एटम के मास को मेजर करने का कुछ तरीका बताया, हमें कुछ तरीका बताया कि एटम के मास को कैसे मेजर करेंगे। लेकिन इनका जो लॉ है, इनका जो हमारे पास वो सॉलिड पे एप्लीकेबल है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास किसी भी एटम के मास को मेजर करना है तो उसके लिए इन्होंने एक रिलेशन दिया यार, और रिलेशन जो दिया ना, वो रिलेशन हमारे पास दिया, उन्होंने कहा एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट के बीच में कुछ रिलेशन होता है यार। जब मैं ऐसे बोलता हूं ना तो बच्चा कहता है सर पहले ये बता दीजिए स्पेसिफिक हीट क्या है। तो कहा जाता है किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को जब हम 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री या 1 केल्विन से इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जो हीट सप्लाई करनी पड़ती है ना, जो हीट देनी पड़ती है, वही हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट। जैसे मैं कहूं कि इसके टेम्परेचर को मैं 1 डिग्री से बढ़ाऊं और मैंने हीट दिया, तो जितना हीट इसके एक टेम्परेचर को राइज करने में लगेगा ना, वही हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। तो उन्होंने कहा कि साहब स्पेसिफिक हीट इंटू एटॉमिक वेट के बीच के जो रिलेशन आता है ना, वो रिलेशन बना के दिया अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू 6.4। ये हमारे पास, ये पहला हमारे पास रिलेशन। जब यहां से उन्होंने रिलेशन दिया तो लोगों ने इनसे कहा कि यार अगर हम अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहे हो आप, तो फिर एटॉमिक वेट जो यहां से निकलेगा वो भी हमारे पास क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट। तो उन्होंने कहा हाँ भाई पहले कम से कम निकलेगा तो कुछ कुछ तो आया। तो साहब यहां से जब एटॉमिक वेट अपन फाइंड करेंगे ना, तो एटॉमिक वेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, ये हमारे पास। लेकिन जो यहां से एटॉमिक वेट निकलेगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट। ये पहला हमारे पास मेथड, पहला हमारे पास क्या है, फाइंड। पहले हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालेंगे। जब एटॉमिक वेट आ जाएगा ना, तो मैं दूसरे की तरफ चलूंगा यार। अब हमारे पास एटॉमिक वेट मिल गया, तो दूसरा अपन क्या करेंगे, दूसरे तरीके से जाएंगे। एटॉमिक वेट मिलने के बाद अपन एन फैक्टर की बात करेंगे। अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो साहब इक्विवेलेंट का वेट का फार्मूला पढ़ा था, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। तो जब एन फैक्टर निकालेंगे तो एन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, एन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा यार,
एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन एन फैक्टर, तो ऊपर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, और ये पता लगाना आसान है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ये जो अप्रॉक्सीमेट वाला एटॉमिक वेट आया ना उसको यहाँ पे रख दो यार, ये हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट वाला एटॉमिक वेट आपने निकाला है ना उसको यहाँ पे रख दो, और यहां से जब रखने के बाद हम एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे ना तो एन फैक्टर आएगा हमारे पास 1.9, 2.8, 3 पॉइंट सब ऐसे कुछ आएगा। तो उसका हमारे पास क्या करना, होल नंबर लेना है। जैसे मैं कहूँ कि 1.9 आ गया तो इसको हमारे पास कितना ले लेना है, 2 के बराबर। ये मैं कहूँ कि ये हमारे पास 2.8 आ गया तो इसको कितना ले लेना है, 3 के बराबर, ये कर लेना। ये हमारे पास दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप एन फैक्टर मिल गया, और जब एन फैक्टर हमें मिल जाएगा तो मैं एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर दूंगा। एटॉमिक वेट हमारे पास क्या होता है, तो एटॉमिक वेट होगा हमारे पास इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर, और यहां से जब रखेंगे तो ये हमारे पास जो एटॉमिक वेट आएगा वो क्या आएगा, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। चलेगा, ये हमारे पास तो 3 स्टेप में सॉल्व करना होता है, ये हमारे पास निकल के आता है यार। चले, तो ये डुलोंग और पेटिट साहब थे। अब दूसरा आता है लॉ ऑफ आइसोमॉर्फ। लॉ ऑफ आइसोमॉर्फ कहा जाता है कि अगर किसी भी कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला सेम है, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस। उसी का अपन क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फस कंपाउंड। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं FeSO4 FeSO4.7H2 और दूसरा लिखूं ZnSO4.7H2, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला जब सेम होता है ना तो उसी का अपन क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फ। इंपॉर्टेंस इसकी ये है और इसका काम ये है कि साहब जब अपन किसी को बोल देते हैं ये आइसोमॉर्फस कंपाउंड है तो इसका मतलब होता है कि जो कंपाउंड की वैलेंसी होगी ना वही दूसरे कंपाउंड की भी वैलेंसी होगी, और वैलेंसी पता हो जाएगा तो अपन इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर करके एटॉमिक वेट निकाल लेंगे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ आइसोमॉर्फ की। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक मेटल का कार्बोनेट है, अननोन मेटल है, उसका कार्बोनेट है और वो हमारे पास आइसोमॉर्फस है MgCO3 की। जैसे मैंने बोल दिया ना ये CaCO3 या MgCO3 इसका आइसोमॉर्फ है, तो जो CaCO3 या MgCO3 की वैलेंसी होगी ना, कोवैलेंसी, वही उसकी भी होगी। बस अगर वैलेंसी मिल गया तो फिर अब क्या रहा यार, वैलेंसी देखते हुए अपन एटॉमिक वेट निकाल देंगे। तो एटॉमिक वेट हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर, वही वैलेंसी। ये हमारे पास क्या होते हैं, लॉ ऑफ आइसोमॉर्फ। चलेगा भाई, ये हमारे पास लॉ ऑफ आइसोमॉर्फ। नेक्स्ट आता है हमारे पास वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। ठीक है, तो यार यही कर रहे थे अपन, एक्चुअल में क्या रहे थे अपन, एक्चुअल में वो हमारे पास एटॉमिक मास फाइंड कर रहे थे, वो एटम के मास को मेजर करने रहे थे। आसान नहीं था, इसलिए हमने अलग अलग तरीका इजाद किया कि हम एटम के मास को कैसे निकालेंगे। जहां पे पहला मेथड हमारे पास नहीं, जहां पे ये नहीं पता था तो वहां पे हमने दूसरा लगाया लॉ ऑफ आइसोमॉर्फ, वहां से नहीं निकला तो हमने तीसरा लगाया, दूसरा हमारे पास डुलोंग पेटिट्स लॉ, वो एप्लीकेबल नहीं हुआ तो हमने वोलेटाइल क्लोराइड मेथड लगाया। तो अलग अलग तरीका हमने इजाद किया कि हम एटम के मास को कैसे मेजर करेंगे। उसी में से एक चमकता हुआ आपके सामने और रखा हुआ है, वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। कुछ कंडीशन है, कुछ रिक्वायर्ड डाटा आपको यहाँ पे चाहिए होता है, उसकी बात करेंगे। तो जो हमारे पास कंडीशन है वो हमारे पास ये है कि साहब जो क्लोराइड होगा वो वोलेटाइल होगा। अगर वोलेटाइल क्लोराइड होगा तो जैसे हीट करेंगे वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा, और वहां से वेपर कलेक्ट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, उसका वेपर डेंसिटी लिख लेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं ना वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लगा के उसकी हम वेपर डेंसिटी निकाल लेंगे, और जैसे हम वेपर डेंसिटी फाइंड कर लेंगे हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ना वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन 2, अपन वहां से गैस का मॉलिक्यूलर वेट, वो क्लोराइड का अपन क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। चलेगा भाई, ये हमारे पास तो कुछ कंडीशन है यार, कि हमारे पास कंडीशन सबसे पहला कि जो क्लोराइड है ना वो क्लोराइड क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। तो कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन बता रहा हूं आपको, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोराइड शुड बी वोलेटाइल, वोलेटाइल। और रिक्वायर्ड डाटा हमारे पास है, कुछ रिक्वायर्ड डाटा है कि अपन को क्या पता होना चाहिए, वेपर डेंसिटी पहला, और दूसरा अपन को क्या पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। अगर ये कुछ पता है तो अपन वोलेटाइल क्लोराइड मेथड लगा लेंगे। अब चलो अपन बात करते हैं वोलेटाइल क्लोराइड मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लगता है। तो मैंने कहा कि मान लो कि हमारे पास वैलेंसी, वो जो मेटल था अनोन, वो हमारे पास मेटल की वैलेंसी कितनी थी, x, वैलेंसी ऑफ मेटल वो हमारे पास कितना था, x। यही x का तो झमेला है, अगर x हमें पता होता तो क्यों इतना झमेला काट रहे होते यार। अपन तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट, वो इक्विवेलेंट वेट निकालते, किसी के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिल्वर और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके उसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाता, और हमें x पता होता तो x मल्टीप्लाई करके एटॉमिक वेट निकाल लेते। क्या के लिए इतना झमेला करते, हमें x नहीं पता है तभी तो इतना झमेला करना पड़ रहा है। तो हमारा मुद्दा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, x।
हमें x निकल जाएगा तो इसको इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, एटॉमिक वेट। तो हमें x पे ऊपर जोर रखना है कि x हमारे पास कैसे फाइंड करेंगे। चलो हमारे पास x निकालते हैं यार। तो हमने कहा कि साहब हमारे पास क्या है, वैलेंसी x है। अगर मैं फार्मूला मेटल क्लोराइड का लिखूं तो फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा मेटल क्लोराइड का, तो आप कहोगे फार्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड का फार्मूला क्या आ जाएगा, MClX, वो क्रॉस मल्टीप्लाई मेटल की वैलेंसी x और क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो ये रहा हमारे पास मेटल, ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी होती है x, इसकी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या रहेगा, MClX। चलो यहां तक हमारे पास क्या पता चल गया यार, हमें फार्मूला पता चल गया मेटल क्लोराइड का कि साहब वो जो मेटल क्लोराइड है वो हमारे पास क्या है, MClX। अब चलो मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास लिखूं कि ये हमारे पास, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड की बात करूं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ MClS, तो अपन क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखते हैं, पहले हमारे पास मेटल का जब जितने भी एटम होते हैं सब एटम का एटॉमिक मास क्या कर दो, ले लो, हमारे मिला दो, वही हमारे पास क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो अपन क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ मेटल। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, तो अपन यही तो बोलोगे ना, एटॉमिक मास ऑफ मेटल। तो अपन लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ मेटल प्लस, आगे हमारे पास क्या है, क्लोरीन, और कितने क्लोरीन है x, तो सबका निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस, सॉरी x इंटू प्लस x इंटू x इंटू 35.5, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमने निकाल लिया। अब वो हमारे पास एटॉमिक वेट ऑफ मेटल लिखा है, एटॉमिक वेट को तोड़ कैसे लिख सकते हैं, क्या, इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर हमारे पास x वैलेंसी कितना है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना यार, इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल का, प्लस x, सॉरी इनटू x, मैं इधर से लिख दे रहा हूं यार, इस साइड से लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को मैं m से लिख रहा हूं, e से लिख रहा हूं, ये समझ जा रहा है। इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या है, e, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, उसके साथ साथ में हमारे पास x, आगे चलते हैं प्लस x इंटू 35.5। ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है यार, अपन क्या करना है, मुद्दा अपन क्या है, मुद्दा x फाइंड करना। यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो x हमारे पास बाहर आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5, तो अपन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5, ये हमारे पास निकल के आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ गया, और वो कितना आ गया, 2 इंटू सॉरी x इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5। अब आ जाओ दूसरा, अपन ने कहा कि वेपर डेंसिटी आपको पता होती है, अगर वेपर डेंसिटी पता होती है तो मॉलिक्यूलर वेट यहां से भी निकाल सकते हो। तो वेपर डेंसिटी अपन को दिया है, तो वेपर डेंसिटी अपन क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन, तो यहां से जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जब यहां से निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यहां से निकालिए वेपर डेंसिटी, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट उठा रहा हूं यार, वहां से उठा रहा हूं कि हमारे पास x कितना है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना है, x इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35 इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यहां से तो x से निकालेंगे तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन EM प्लस 35.5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास x निकल आया, और अगर x हमारे पास निकल आया तो फिर अब क्या रहा, x निकल आया तो फिर अपन लगाएंगे एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास। दूसरा और आता है यार इसी में, एक स्पेसिफिक हीट, मैं एक और बता देता हूं यार इसी में, देख लो इसी को हटा रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना यार भाई अगर तुम्हें जरूरत होगी तो। दूसरा हमारे पास क्या है भाई, स्पेसिफिक हीट मेथड, उसको भी मैं बता देता हूं। चले भाई देखिए, स्पेसिफिक हीट मेथड, तो हीट कैपेसिटी मेथड, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेथड आता है, हीट कैपेसिटी मेथड।
ये हमारे पास, और जो फार्मूला आता है ना हमारे पास एटॉमिक वेट का, वो हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट इनटू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी एटॉमिक, ये हमारे पास। अब आ जाते हैं हमारे पास ये स्पेसिफिक हीट क्या आती है, गैसेस के अप्लाई का एप्लीकेबल है, और अगर गामा लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सीपी अपॉन सीवी। ये हमारे पास क्या होता है, गामा सीपी अपॉन सीवी। अगर हमने कहा कि सीपी अपॉन सीवी के रेशियो, पहला गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी का रेशियो हमारे पास कितना आया, 1.6, हमने निकाला 1.6। अगर ये हमारे पास 1.6 आया तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एटॉमिसिटी होगी ना, हमारे पास 1.66, तो एटॉमिसिटी हमारे पास कितनी होगी, 1 के बराबर। तो मैं इसे लिखते चल रहा हूं, आ गया एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी 1 के बराबर होगी। अगर मैंने इसको निकाला और ये हमारे पास सीपी अपॉन सीवी कितना आ गया, 1.44, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एटॉमिसिटी होगी ना, वो एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 के बराबर। वो एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 के बराबर। और अगर मैंने कहा ये सीपी अपॉन सीवी किया और ये हमारे पास कितना आया, 1.33, 1.66, 1.44, 1.33, तो हमारे पास जो एटॉमिसिटी होगी ना, वो हमारे पास कितनी होगी, 3 के बराबर। एटॉमिसिटी 1 2 3, ये हमारे पास एटॉमिसिटी निकल जाएगी, और एटॉमिसिटी दिख जाएगी तो एटॉमिक वेट निकालना है, फार्मूला ये आपके सामने रखा है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिसिटी। सीपीएक्स ये आएगा, 1 रख दीजिए, ये आ गया 2 रख दीजिए, ये आ गया 3 रख दीजिए। ये हमारे पास क्या होता है, हीट कैपेसिटी मेथड। तो यहां से भी निकालते हैं। तो अपन कुछ कर नहीं रहे थे यार, वो अपन एटम के मास को मेजर कर रहे थे, और नया नया तरीका उसी में ढूंढ के लेके आ रहे थे, कैसे हम एटम के मास को मेजर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है मेथड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहला मेथड तो यही होता है कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करें। तो अपन रिलेशन पढ़ा था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास जो निकालेंगे वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। पहला ये हमारे पास क्या आ जाता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये हमारे पास। दूसरा आता है वेक्टर मेयर मेथड, उसको भी बता देता हूं आपको, वेक्टर मेयर मेथड। ये हमारे पास क्या होता है, वेक्टर मेयर मेथड, ठीक है। ये हमारे पास अप्लाई होता है वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए। वोलेटाइल का मतलब जो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाते हैं, कंडीशन एसटीपी और एनटीपी होती है। तो मैंने कहा कोई हमारे पास एम मास का ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसका मास कितना था हमारे पास, डब्ल्यू ग्राम। उसका मास हमारे पास कितना था, डब्ल्यू। उसको मैं हीट कर दिया, और हीट करके हमने वेपर के फॉर्म में भेज दिया ऊपर। और जब वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेपर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड। और अगर मैंने वेपर के फॉर्म में ऊपर भेज दिया तो हमारे पास मोल तो सेम रहेगा ना यार, मोल तो चेंज नहीं होगा। और इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वीएमएन। वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, वीएमएन, ये हमारे पास। अब अगर दोनों की बात करूं, मास और वहां पे हमारे पास, तो अगर मोल की बात करें तो मोल तो हमारे पास चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो मोल है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वही हमारे पास वो वेपर के फॉर्म में। तो अपन दोनों को मोल के रिलेट करते हैं, और यहाँ से अपन जब रिलेट करते हैं तो अगर हमें वेट पता होता है, मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने लिखा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इधर अगर हमें वॉल्यूम पता है, और वॉल्यूम कितना है एमएल में, तो नीचे अपन क्या रखेंगे, 22,400। वॉल्यूम लीटर में होता है तो क्या लिखते हैं, 32.4। अगर एमएल में है तो कितना लिखेंगे, 22,400। यहां से मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास जो निकल के आएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम इन एमएल इनटू 22,400। ये था भाई क्रांतिकारियों मोल कॉन्सेप्ट। तो मैंने कोशिश की है कि सब कुछ आपको बता दिया जाए, सब कुछ आपको कंप्लीट बता दिया जाए। अब वो हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात की जाती है, उसमें अपन छोटी छोटी बातें करते हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की, और हमारे पास अवोगाड्रो लॉ, उनकी बात की जाती है। तो मैं जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उसी के साथ साथ मैं इसको भी आपको बता दूंगा कि हमारे पास ये क्या होते हैं और कैसे अपन क्वेश्चन आते हैं उस पर, कैसे पूछा जाता है। तो ये हमारे पास तो मोल कॉन्सेप्ट मैंने एक एक पॉइंट को टच किया। बस कोशिश यही हमारी रही है कि जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि अपन दूसरे टॉपिक की तरफ आए। तो वीडियो थोड़े से लेट हो गई थी इस बीच में, क्योंकि तो अपन अब कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो आए आपकी। और कोशिश यही रहेगी यार कि एक ही लेक्चर में अपन सारा का सारा क्या कर लिया जाए, समराइज करके चैप्टर पढ़ लिया जाए। कभी आप मौका दोगे तो इत्मीनान से एक एक टॉपिक आराम से करके पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना वक्त नहीं रहा है कि बहुत इत्मीनान से और बहुत आराम से तामुल के साथ आपको सब कुछ पढ़ाया जाए।
तो पढ़ते रहिए तब तक, और ये पूरा का पूरा मूल कॉन्सेप्ट अपना हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने लेके आएंगे वो आपके सामने होगा। तो तब तक पढ़े रहिए और ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुंच जाए, और वो वीडियो का फायदा आप ले सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको ज़रूरत है। तो कोशिश अपनी यही रहती है कि मैक्सिमम चीज़ें आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाए। तो मैंने हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।